आज का पॉडकास्ट इज़ ए पॉडकास्ट डेडिकेटेड टू करेज। मैं करेज की बात ये इसलिए करता हूँ कि आज के पॉडकास्ट पे वी हैव सुजित भाई। सुजित भाई वॉज अ IAS ऑफिसर। ही वॉज द यंगेस्ट IAS ऑफिसर ऑफ हिज बैच। 21 की उम्र पे वो IAS बन गए। उसके बाद 12-13 साल की नौकरी के बाद वो छोड़ देते हैं, देन फॉर्म्स अ कंपनी नोन एज टैक्स बडी। आज की जो डिस्कशन है, आप इसको ये 3-4 लोगों के लिए डिस्कशंस है। जितने भी UPSC एस्पायरेंट्स हैं, उसके पीछे टू क्रैक UPSC व्हाट ग्रेट इट गोज़, क्या आपका फोकस जाता है, उनके लिए भी है। ये उनके लिए भी है कि जो ऑलरेडी अफसर बन गए हैं, हाउ टू बी एन ऑफिसर, कैसे क्या क्या चीज़ें डूज एंड डोंट्स कैसे करने हैं, उनके लिए है। एंड ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी है कि आप एक एंटरप्रेन्योर आप बनते हैं, कितनी बड़ी मार्केट को, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड चौथा ये हम सब के लिए, बिकॉज हम सारे ही इनकम कमा रहे हैं और कोई ना कोई टैक्स तो हम भरते ही हैं। सो आज का जो पॉडकास्ट है, ये मैं करेज को डेडिकेट करता हूँ। करेज ऑफ दिस पर्सन टू लीव एवरीथिंग एंड स्टार्ट दिस कंपनी विच ही रियली बिलीव्ड इन। छोटे शहर का आदमी एक इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। आई होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज जितना आप सब्सक्राइब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। हमारा पर्पस बड़ा सिंपल है, टू क्रिएट, टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल एंड इम्पैक्टफुल जर्नीज आप तक लेके आएँ, ताकि आप सीख सको उस चीज़ों से। सुजित बांगर ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। सुजित भाई, मुझे ना एक बात बताओ। लोग पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट कर देते हैं कि हमको IAS अफसर बनना है, UPSC क्रैक करनी है। आप 21 साल की उम्र में IAS अफसर बनते हो और उसके बाद छोड़ देते हो। छोड़ के फिर आप एक कंपनी बना लेते हो टैक्स बडी। तो मुझे ना पहले तो सर ये जानना है आपसे कि ये जो कीड़ा था IAS ऑफिसर बनने का, एक UPSC क्रैक करने का, ये पहले छोड़ा क्यों? पहले तो मुझे वो बताओ। हम बैक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, आगे से नहीं स्टार्ट करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो एक आपने सही शब्द यूज किया, कीड़ा। तो ये डिसीजन कोई भी पर्सन, अब थर्ड पर्सन को आप पूछेंगे तो नोबडी विल फील कि ये सेंसिबल डिसीजन है, क्योंकि लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, लाखों लोग एस्पायर करते हैं बनने के लिए। आप स्टोरीज देखते होंगे, 10-10 साल मुखर्जी नगर में, दिल्ली में टाइम स्पेंड करते हैं एंड फिर सर्विस में आते हैं। तो सर्विस छोड़ना इज़ टोटली एकदम अलग चीज़ है। और मुझे भी ये बहुत लोगों ने पूछा, फील हुआ। बट एक चीज़ है कि लाइफ में ना, मतलब एक्शन इन फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस एंड एक्शन इन फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स टू अपॉर्चुनिटीज़। तो इतना हम ऐसा कुछ एक रेजिमेंटेड सॉर्ट ऑफ हम ऐसा लिख के नहीं आ सकते कि हम लाइफ में सिर्फ ये करने वाले हैं या ऐसा। तो जब आपको लगता है कि हाँ, ये सही समय आया है कुछ करने के लिए, उस समय आप अपने गट के हिसाब से जाते हो, तो अपने आप चीज़ें होती रहती हैं। तो जब IRS छोड़ने का समय आया तो एक अंदर से एक आवाज़ आई थी। आई रिमेंबर, मेरा जब मुंबई में मरीन लाइंस पे जो आयकर भवन है, उसके टेरेस पे मेरा सेंड ऑफ फंक्शन हुआ था। तो तब मैंने बोला था कि अपॉर्चुनिटी इज पुलिंग मी एंड कन्विक्शन इज पुशिंग मी। एंड इसमें ही एक राजू बजाज का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट मैंने किसी इंटरव्यू में पढ़ा था, देखा, सुना था कि यू कैन अफोर्ड टू बी रॉन्ग बट यू कांट अफोर्ड टू बी लेट। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ना लाइफ में रिग्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ये मैं कर सकता था उस टाइम। हाँ, ये मैं कर सकता था यार, मैंने नहीं किया। तो किस साल आपने रिजाइन किया? 2004 मैंने रिजाइन किया था, एंटर किए। मुझे याद है, इट वाज 19 अक्टूबर 2016। इट वाज संकष्टी चतुर्थी। महाराष्ट्र में गणपति का एक होता है हर महीना, जो चतुर्थी आता है ना, गणपति। इट वाज संकष्टी चतुर्थी। उस दिन मैंने रेजिग्नेशन लेटर टाइप कर दिया टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करके, और मैंने वो सबमिट कर दिया। लेकिन बाद में आपको याद है कि डिमोनेटाइजेशन आ गया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम बहुत बढ़ गया। तो मेरे कमिश्नर बोले कि यार तुम अभी जाओगे तो कैसा, ये पूरा डिमोनेटाइजेशन होने दो, और उसके बाद। तो मैंने 3 महीने बाद, मेरा रेजिग्नेशन 3 महीने बाद का मैंने डेट डाला विथ इफेक्ट फ्रॉम। तो 16 जनवरी 2017 मेरा लास्ट डे था।
दैट ऑलमोस्ट 13 साल, ऑलमोस्ट 12 साल सर्विस, 12.5 साल सर्विस करके। बट मुझे ना सर ये जो पॉडकास्ट इंटरेस्टिंग और ये लोगों तक क्यों है, क्योंकि ना सुजीत भाई आपके पास 2 हैट्स हैं। एक है एज अ यूपीएससी ऑफिसर, राइट, आईआरएस। तो एक तो वहाँ तक भी पहुँचेगा कि आईआरएस आप पहुँचे, क्रैक किया, एंड दूसरी जो आपने दूसरा जो फेज़ 2, मैं कह सकता हूँ ना कि जो फेज़ 2 ऑफ योर लाइफ इज़ एज एन एंटरप्रेन्योर व्हेन यू स्टार्टेड टैक्स बडी। सो मुझे ना ये एक पॉडकास्ट में 2 पॉडकास्ट निकल के आ रहे हैं, राइट। सो मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो सुनेंगे, बहुत से यूपीएससी लोग जो सुनेंगे, एट 21 यू क्रैकिंग, बहुत सजेशंस आप दे सकते हैं, एंड देन एज एन एंटरप्रेन्योर। सो मैं बहुत इंटरेस्टेड था रिकॉर्डिंग से पहले। मैंने कहा सुजीत भाई से बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं बात करने में। बट पाजी मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एक बहुत छोटे शहर से आते हैं महाराष्ट्र में। इट इज़ नॉट अ टियर 2 सिटी, नॉट अ टियर 3 सिटी, बहुत छोटे शहर में। और मैंने आपका, जब हम मिले भी थे बॉम्बे में, तो आपने बोला था यार मैं अपने शहर से कभी वो गांव से निकला ही नहीं था, मतलब दैट वाज वही मेरा एक्सपोजर था। तो 21 साल में सर अगर कोई यूपीएससी क्रैक करता, आईआरएस ऑफिसर बनता, तो उसके पीछे कुछ तो इंस्पिरेशन होगी सर, कोई तो बंदा होगा जिसने इंस्पायर किया होगा। तो वो क्या था? कई बार होता है, कई मेरे दोस्त जो बने हैं तो उनको बचपन में बोलते थे कि यार हमको ना ये लाल बत्ती की गाड़ी मैंने कहीं देखी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, या जो एक लाइफ ऑफ ऑफिसर बड़ा अच्छा लगता है। तो आपकी क्या इंस्पिरेशन थी सर? देखो क्या होता है कि हम जब बचपन में होते हैं ना, तो अपने को पेरेंट्स जो विजन देते हैं शुरू में, वही विजन अपने में ट्रांसमिट होते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। मुझे याद है माय फादर, मेरे पिताजी मेडिकल ऑफिसर थे, अभी रिटायर्ड है। तो मेडिकल ऑफिसर इन स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो काम करते थे। तो उस समय उनके जो बॉस बॉस थे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के बॉस होता करते थे आईएएस, जेडपी सीईओ। तो जिला परिषद का जो सीईओ होता है वो आईएएस होता है। तो हुआ दैट आईएएस ऑफिसर जो है वो सुप्रीम था पूरा ये उस जिला परिषद का। तो उस समय ना उसका काम, उसकी पावर, उसका रुतबा मेरे पापा देखते थे। तो जब बचपन में, आई स्टिल रिमेम्बर, बचपन में ऐसे पापा हमेशा बोलते थे कि मराठी में बोलते थे, देवानंतर कोण तर आईएएस ऑफिसर, आफ्टर गॉड हु इज देयर इट इज आईएएस ऑफिसर। बचपन से आई रिमेम्बर, सेकंड स्टैंडर्ड में थे हम, तब से हमें मालूम था कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। क्या आईएएस है कुछ मालूम नहीं था। पापा बोलते थे सुजीत आपल्याला आईएएस ऑफिसर बनाना है। कब की बात है? मतलब कितनी एज थी आपकी? अब सेकंड स्टैंडर्ड, यानी कितना, अच्छा, 8 साल होगा। 8 साल की उम्र में आपको सेकंड स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड से लेके पापा बोलते थे कि आपल्याला आईएएस ऑफिसर बनायचंय, यू वांट टू बिकम यू हैव टू बिकम आईएएस, यू हैव टू बिकम कलेक्टर। अपने शहर के बारे में कुछ बताओगे? मैं ये क्यों जानना चाह रहा हूँ, बिकॉज बहुत से जो लोग देख रहे हैं आर यंग पीपल। आज के टाइम वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 खत्म हो गया, बिकॉज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सबके पास है। जो एक छोटे से शहर में, आंध्रा में बैठा है या गुजरात में बैठा है, पंजाब में बैठा है, उसके पास भी उतना एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है। बट 80s 90s वैसे नहीं थे, राइट? 80s 90s वर नॉट लाइक दैट। टुडे तो इंटरनेट 20-year-old इज मोर अवेयर देन मे बी अस ऑल्सो, राइट? तो मुझे थोड़ा बताओ कि अपने वो महाराष्ट्र के छोटे से शहर कैसी थी आपकी, हाउ वाज योर अपब्रिंगिंग? आपकी मराठी मीडियम था, तो कुछ बताओगे मेरे को उसके बारे में? तो आई रिमेम्बर मेरा पूरा बचपन एक बार्शी करके एक छोटा टाउन है, तहसील प्लेस है, वहाँ पे गया। बचपन से लेके टिल 9th स्टैंडर्ड मुझे नहीं लगता मैं बार्शी के बाहर कभी गया था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? वो सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो बार्शी छोड़ के कोई बड़ा शहर अगर मैं कभी गया तो 9th स्टैंडर्ड में सोलापुर गया। सोलापुर, अच्छा। जब वो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम का वहाँ पे एक एग्जाम था, एग्जाम सेंटर था वो। एंड फिर उसी के एक इंटरव्यू के लिए मैं पुणे गया 9th स्टैंडर्ड में। तो तब तक कभी बार्शी से बाहर जाने का कोई सवाल नहीं आया। हमारे शहर में जो बेस्ट स्कूल था उस समय वो मराठी मीडियम ही था। तो और मराठी मीडियम भी ऐसा कि 5th स्टैंड आप ABCD आप सीखेंगे 5th स्टैंडर्ड में, नॉट लाइक सेमी इंग्लिश। तो 5th स्टैंडर्ड में आप ABC सीखना स्टार्ट करोगे, इस प्रकार। यहाँ तो मतलब नर्सरी में ही आप यहाँ पे तो नर्सरी में होता है। करेक्ट। और ये इंग्लिश बोलना, मतलब छोटे टाउन का एक इफेक्ट होता है कि वहाँ पे ना इंग्लिश बोलने का इतना बड़ा डर होता है ना आपके मन में, कि कोई इंग्लिश में थैंक यू भी बोले ना तो उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये तो अंग्रेज बन गया। इंग्लिश का
नॉलेज लेना या कोई इंग्लिश बोल रहा है तो बहुत टैलेंटेड है, Yeah. तो इंग्लिश का एक फोबिया, और रादर वो फोबिया आगे जाके बहुत सारे यूथ में कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। और मुझे लगता है कितने यूथ्स का करियर इस कॉम्प्लेक्स ने बर्बाद किया होगा या इंडिया में। अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अंग्रेजी के कारण किया होगा उस समय। तो ये इसी प्रकार का जो चाइल्डहुड है ये पूरा इस प्रकार गया। ये जो 12th के बाद जो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, बिकॉज मैं उस पार्ट पे आना चाहता हूँ कि जो यूपीएससी के एस्पायरेंट्स है, राइट, तो आपने 12th के बाद कैसे, क्या आपने लिया? आई थिंक यू डिड बीए पॉलिटिकल साइंस, तो तैयारी आपने कब स्टार्ट की? देखिए कैसा था कि पहले से तो दिमाग में था आईएएस बनना है। दूसरी चीज़ क्या है कि महाराष्ट्र में मे बी ऑल ओवर इंडिया वो फेनोमेना होगा, स्पेशली महाराष्ट्र में मुझे याद है उस समय हमारे एरिया में मेडिकल इंजीनियरिंग जो है वो छोड़ के कोई अगर लड़का कुछ कर रहा है तो वो बहुत डिमीनिंग समझा जाता था, राइट। तो 10th के बाद तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था, साइंस को ही जाना था, क्योंकि फैमिली में सब डॉक्टर है, माय फादर इज डॉक्टर, स्कूल में भी मैं सिस्टर्स भी डॉक्टर हैं, तो स्कूल में मैं टॉपर था ऑल द टाइम। तो 12th के बाद मैं साइंस में गया। मैं जब 11th में था पापा बोलने लगे कि सुजीत आई फील दैट कि अगर आईएएस बनना है तो हम मेडिकल इंजीनियरिंग क्यों करें, तुम आर्ट्स को ही जाओ। एकदम उनका ना एक इनोसेंट सॉर्ट ऑफ थॉट था। उनका थॉट क्या था कि उस समय जो पेपर में आता था कि किसी ने ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेके आईएएस आईपीएस लोग पास कर जाते थे एग्ज़ाम, तो वो बोलते थे कि अपने को अगर ह्यूमैनिटीज़ के ही सब्जेक्ट लेने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, यही सब्जेक्ट अगर हमें लेने हैं तो व्हाई वी शुड स्टडी दिस थिंग इंजीनियरिंग एंड मेडिकल 4-4 साल 5-5 साल। तो हम 12th के बाद बीए को जाते हैं, बीए करते हैं। उनका सिंपल कैलकुलेशन था कि पहले साल हम पूरा आईएएस के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, दूसरे साल भी करेंगे और 3rd ईयर को भी करेंगे। 3 बार हम पढ़ाई करेंगे तो हम आईएएस के एग्ज़ाम क्यों फेल होंगे। एकदम ऐसा एक इनोसेंट उनका थॉट था। और उसमें अंडरलाइन ये था कि उनको लगता था अपना बेटा बहुत होशियार है, तो सबको ही लगता है हमारे पेरेंट्स को। तो फिर मैंने पुणे में बीए में एसपी कॉलेज में एडमिशन लिया। एंड उस समय फिर 17 ना, 17 साल के होंगे, 17-18 साल के, तब इट वाज 16-17 साल। मैंने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, इसके कारण मुझे जो एक्सपोजर था मिनिमम बेसिक साइंसेस का वो मिल गया। और दूसरा मुझ में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बीए में जा रहा हूँ, फिर भी सीओईपी का वीजीटीआई का एडमिशन ठुकरा के जा रहा हूँ। कि सिर्फ ये नहीं कंप्लीट किया, फिर बीए के एडमिशन को जब हम पुणे में आए ना, तो पापा ने एसपी कॉलेज के हॉस्टल में मुझे एडमिशन करवाया और गाड़ी एक आईएएस इंस्टीट्यूट की तरफ ले ली। और वो आईएएस इंस्टीट्यूट में गए और वो उनके जो डायरेक्टर थे उनके पास गए, बोले इसको आईएएस के कोचिंग लगाना है। तो वो हंसने लगे, बोले ये फर्स्ट ईयर में थोड़ी कोई कोचिंग लगाता है, वो तो 3rd ईयर में होता है। बोले नहीं, मैं फी भरूंगा, इसका हर साल मुझे कोचिंग करना है। 3 साल तो उन्होंने मेरा एडमिशन ले लिया वहाँ पे। और फिर आई थिंक सर ये ना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज जितने भी जो अभी 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं जो एस्पायरेंट्स हैं, उनके भी कईयों ने फादर ने या उनको विजन दिखाया है कि यार कलेक्टर लगना है कहीं का या इनकम टैक्स ऑफिसर लगना है कहीं का। आई थिंक ये जो लास्ट 5-10 मिनट्स हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मुझे लगता है सर ऐसा नहीं था कि आप नहीं वो करना चाहते थे, राइट। आज का टाइम बहुत चेंज हो गया। ऐसा नहीं था कि आपको फोर्स किया गया, उनका विजन था, आप करना भी चाहते थे और आप में वो एबिलिटी भी थी। बट मुझे सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सामने आ रहा है वो ये है कि सर जब आपका ये 3 साल आपने प्रिपेयर किया, जितने भी एस्पायरेंट्स अभी देख रहे हैं, डू यू ऑल्सो गाइड देम कि जो अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी अंडर ग्रेजुएशन में भी 3 साल या कई लोग इंजीनियरिंग भी लेट से कर रहे हो, तो आप भी उनको यही गाइड करते हैं कि उस दौरान 4 साल में आप प्रिपेयर करो। नॉर्मली तो होता है ना, लोग अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर 1-2 साल लगाते हैं, तो आप क्या रिकमेंड करोगे सर? फ्रैंकली स्पीकिंग आपको 3 साल पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, राइट। जब मैं फर्स्ट ईयर बीए में आया तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो सिंपलिस्टिक वे है कि फर्स्ट ईयर 1 साल आप आईएएस की पढ़ाई करो, दूसरी साल करो, तीसरी साल करो और जब ग्रेजुएट हो गए तो आप पास हो जाएंगे। ऐसा लाइफ नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं है। मतलब आप जब बोल रहे हो कि 3 साल पढ़ाई करके अटेम्प्ट दोगे ना, अटेम्प्ट तो ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हैं। हाँ, दे सकते हैं, उससे पहले नहीं, तो मिनिमम मांगते हैं, वो तो हाँ। तो प्रैक्टिकली ये फ्लॉड लॉजिक था। हाँ, मैं तभी ये पूछ रहा हूँ, ये फ्लॉड लॉजिक था।
correct. आपको पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आप पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम्म, आप कर ही नहीं सकते, हम्म, क्योंकि पढ़ाई मतलब बुक पढ़ना ये नहीं, आपको वो अंडरस्टैंडिंग yes, लाना है, yes, yes, yes. आपको एनालिटिकल एबिलिटी लाना है। Yeah. यूपीएससी में जो आंसर्स होते हैं ना, वो 3 घंटे में एक ऐसे लिखना पड़ता है, एक टॉपिक के 3 घंटे में ऐसे लिखना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको एक 60 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव आंसर होते हैं, 600 वर्ड्स में, हज़ार वर्ड में। और ये सब आंसर्स, ये सब चीज़ें अगर आपको सब्सटेंस की लिखनी है तो आप रट्टा मार के नहीं कर सकते। और रट्टा कितना मारेंगे? अंडर द सन एवरीथिंग इज आपका सिलेबस। आपको एनालिटिकल एबिलिटी आनी चाहिए, आप में वो मैच्योरिटी आनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए, आपका उतना रीडिंग होना चाहिए, इतना वाइड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जब मैं क्लास में गया तो मुझे लगा यार ये क्लास का तो मुझे कुछ, आपसे सारे बड़े होंगे ना, वो तो बहुत, सब बड़े थे, 10 साल भी बड़े होंगे। हाँ, सब बड़े थे, करेक्ट, सब बड़े थे। तो तभी मैंने वो इंग्लिश का प्रॉब्लम फेस किया। तो मैं क्लास में गया तो उन्होंने बताया कि आपको आईएएस बनना है तो आपको फ्रंट लाइन मैगजीन पढ़ना चाहिए। फ्रंट लाइन, तो अभी भी फ्रंट लाइन हिंदू पब्लिकेशन का है। तो उन्होंने बोला कि फ्रंट लाइन मैगजीन एंड हिंदू न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। तो मैंने वहाँ टिळक रोड पे जाके बुक स्टॉल से मैंने फ्रंट लाइन का मैगजीन ले लिया और हॉस्टल पे आ गया और रात को, और मैंने पढ़ना चालू किया। तो मैंने लिया फ्रंट लाइन, 1-2 पेज पढ़े, एक पेज में मुझे ऑलमोस्ट 20 से 25 शब्द ऐसे थे कि जिसका मीनिंग मालूम नहीं था। दोनों पेज में मिला के मुझे 40 से 50 शब्द निकले कि जिनका अर्थ मालूम नहीं था। तो एकदम मतलब एकदम लो हो गया, मैं एकदम डाउन हो गया कि अब ये कैसे यूपीएससी आईएएस ये क्या करेंगे। हम तो ये इन बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ के मैं आया हूँ, पापा सोचते हैं ये गया तो अब ये 3 साल में आईएएस बन जाएगा, और अपनी गाड़ी तो इंग्लिश पे ही अटक गई। और इन्होंने तो बोला है कि आपको आईएएस बनना है तो हिंदू पेपर पढ़ना है, फ्रंट लाइन पढ़ना है। तो फिर मैंने किसी को कुछ नहीं पूछा, मैं वहाँ अप्पा बड़ौन चौक एरिया वहाँ गया पुणे में, वहाँ से एक डिक्शनरी लाया और एक नोटबुक मैंने मेरे इंग्लिश के वोकैबुलरी के लिए किया। जो भी शब्द मुझे आता था बीच में, कि मैंने रीडिंग, सपोज मैंने आज सुबह उठ गया और मैंने जो भी रीडिंग, मैंने न्यूज़पेपर या मैगजीन से रीडिंग चालू किया, पहले 10 शब्द जो मुझे डिफिकल्ट लगते थे, जिसका मीनिंग मुझे मालूम नहीं था, वो मैं लिखता था। जैसे जो नहीं समझ आया आपको उसमें से वो लिख दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन लिखा, तो अर्बन लिखो, अर्बन लिखो, उसका मराठी में मीनिंग लिखो शहरी, उसका इंग्लिश में मीनिंग जो लिखता है दिखा होता है मराठी में वो लिखो। फिर जो शब्द जो सेंटेंस में आया था, आप जो मैगजीन पढ़ रहे हैं उसमें उस सेंटेंस में आया था, वो सेंटेंस भी लिखो नीचे, क्योंकि एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल, कंटेक्स्ट है ना। तो वो लिखो, और सिर्फ 10 शब्द लिखो, 11वें शब्द से छोड़ दो, क्योंकि आप सारे शब्द लिख नहीं सकते ना। 40-50 शब्द आपको मालूम नहीं आ रहे हैं तो आप वो लिख के बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ डेली 10 शब्दों तक रखो, और संडे को एक बार वो नोटबुक लेके रिवाइज करो। आई टेल यू, 6 महीने में मेरा वोकैबुलरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 6 महीने में। 6 महीने के बाद जब फ्रंट लाइन पढ़ रहा था तो अराउंड 4-5 शब्द के ऊपर या एक दूसरे शब्द के ऊपर अड़ता नहीं था। 6 महीने में ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। वो 6 महीने कंसिस्टेंटली किया, और इसके कारण मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आ गया। और फिर मैंने बीए में 6 महीने के बाद मैंने हमारे प्रिंसिपल के यहाँ गया, मैंने बोला मुझे मीडियम चेंज करना है, बीए का इंग्लिश मीडियम लेना है। अच्छा, हिंदी और मराठी मीडियम? मराठी मीडियम में लिया था मैंने बीए में। ओके। तो 6 महीने में मैं कॉलेज के उनको बोला और फिर मैंने इंग्लिश मीडियम ले लिया, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस में गया कि यार फ्रंट लाइन पढ़ रहा है तो मैं कॉन्फिडेंस क्या होता है कि लाइफ में ना हर एक चैलेंज का एक मोल्ड चाहिए आपके पास, और कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंटली किया तो आ गया, तो उसका इफेक्ट हो गया, कॉन्फिडेंस वो वापस आ गया, ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस आ गया वापस। एंड कॉन्फिडेंस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे वो जो कॉन्फिडेंस है कि यार अब मेरे को, मैं कर सकता हूँ ये चीज। यस, और फिर बीए में मैंने इंग्लिश में ले लिया एडमिशन। और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिए फिर आपने? एज 21 2002 में कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए मुझे 2003 का अटेम्प्ट देना था। आपको 21 कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, 21 मिनिमम 21 21 साल की उम्र होगी, तभी आप पहला अटेम्प्ट दे सकते हो। होगी 2 चीज़ें कि मेरे एक सीनियर है 2003 बैच के IRS, तो वो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट तक वो इंटरव्यू तक गए थे, और 4th अटेम्प्ट में वो IRS हो गए, राइट। तो 15-20 दिन में उन्होंने जो मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया ना, वो मुझे 3 साल में भी दिखा नहीं था यूनिवर्सिटी के लेवल पे।
मतलब यूनिवर्सिटी लेवल का पॉलिटिकल साइंस यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस का 20% भी नहीं था। अच्छा 20 ओके 20% भी नहीं था। जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर किया, पापा का तो सपना था कि आईएएस ऑफिसर करना है, तो जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी क्लियर किया 21 साल की उम्र में, राइट, जो फर्स्ट ईयर ही होता है जब आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तो आपको मिला आईआरएस, राइट, तो वो मेरे को टाइम बताओ, क्या फिर पापा का तो तो सपना था वो क्या आईएएस ही था करना है, कि पापा का सपना था आईएएस और करना है। आपकी एज भी आपके साथ Yes, थी, आप yes. दोबारा अटेम्प्ट भी दे सकते थे, तो फिर वो मुझे थोड़ा बताना सारे लोगों को कि कैसे था टाइम। तो वो क्या हुआ, मैं जब कॉलेज में था, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो उस समय मैं तो आ गया था आईएएस बनने के लिए, राइट। तो लेकिन क्या होता है, हर एक के अंदर ना कुछ अंदर से जो एक अंदर का एक आवाज़ होता है। जब मैं पुणे में आया ना, तब ये अंदर का जो एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो कीड़ा बोलते हैं ना, वो रियलाइज हो गया अंदर का। तो मैंने बोला ना, सेकंड ईयर में था तो हमने बहुत सारे बिजनेसेस किए थे। अच्छा एंटरप्रेन्योर, ओके, छोटे कुछ ऐसा रीसेलिंग करो, कुछ प्रोडक्ट ले लो, ऐसा डायरेक्ट मार्केटिंग करो, ये सारी चीज़ें करो। तो ये था, लेकिन क्या है कि पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, प्रोप्राइटरी बिजनेस क्या होता है, कुछ मालूम नहीं था, राइट। ये चीज़ें कुछ मालूम नहीं थी। लेकिन एक चीज़ दिख रहा था कि बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप वाज अ अट्रैक्टिव थिंग, और जब वो थोड़ा थोड़ा अंदर से लग रहा था कि ये अच्छा है, ये कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। जब थर्ड ईयर में गया तो पता चला नहीं यार, अपने को आईएएस ही बनना है, ये छोड़ दो, फिर आईएएस की तरफ चले। जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया और मैं आईआरएस में सिलेक्ट हुआ, आईआरएस में जाने के बाद उसका जो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। आपको एमबीए, आपको चार्टर अकाउंटेंसी और लॉयर, इन तीनों का फ्यूजन होता है वहाँ पे। तीनों का 18 महीने तक आपको इंटेंसिव ट्रेनिंग विद एग्जाम्स एंड एवरीथिंग। क्या देहरादून में होती है? यहाँ पे नागपुर में एकेडमी है, नागपुर में। तो इंटेंसिव ट्रेनिंग होता है। तो उसमें आई रियलाइज दैट कि यहाँ पे बिजनेस का एक्सपोजर जितना आपको आईआरएस में मिलता है, वो अच्छा लाइक दैट, वो कि आप डे इन डे आउट यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद एंटरप्रेन्योर्स, यू विल गेट टू नो बिजनेसेस एंड दिस थिंग। वो मुझे बहुत चीज़ें ना अट्रैक्टिव लगी। और आपको लगता है रेवेन्यू सर्विसेज से जो लोग जाते हैं वो बिजनेस के बारे में ज़्यादा सीख सकते हैं? एक तो पूरा ट्रेनिंग में ही हमें बिजनेस सिखाया ट्रेनिंग था, एक्सपोजर था, करेक्ट, और डीलिंग भी आपका बिजनेस पूरा एंटरप्रेन्योर के साथ अपना इंटरेक्शन होता है। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। आईआरएस ऑफिसर आप 21 साल की उम्र में बनते हो, 21 के लोग अभी मतलब क्या कॉलेज ही ख़त्म किया होता है, 21-22 साल की आप आईआरएस ऑफिसर बन जाते हो और महाराष्ट्र कैडर आपको मिलता है। 2004 से 2016 तक आप सर्व करते हो, 2016 तक। तो मुझे सर ये आप बताओ कि, और आप एक ऐसी स्टेट में रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर बने हो जो कि हाईएस्ट टैक्स पेयर है कंट्री का। उस टाइम पे महाराष्ट्र कितना होगा? बॉम्बे वुड बी व्हाट 30-50%, आज कितना है? अभी आज आई थिंक मुंबई का टैक्स कलेक्शन 35% ऑफ द इंटायर कंट्री है ना, क्योंकि सारी लार्ज कंपनीज उधर हेडक्वार्टर्ड है। उस टाइम पे 2004 में तो 50% से ज़्यादा होगा, 40% तक महाराष्ट्र सा जो है। तो मुझे सर ये बताओ कि 21 साल की उम्र में एक तो ना आज भी मुझे लगता है कि जो आईआरएस इनकम टैक्स के लोग होते हैं, डर तो होता ही है थोड़ा सा, है ना। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि जब 21 साल की उम्र में लगे तो ऐसे नहीं लगा कि अब तो यार वो क्या कहते हैं, वो डायलॉग नहीं है वो सीक्रेट गेम का, नवाजुद्दीन बोलता है कि हमको लगता है हम ही भगवान है, तो आपको नहीं लगा कि हम ही भगवान है? 21 साल की उम्र में सलूट बढ़ रही है 2004 में, तो वो क्या था? आप भी शीशे में देख के बोलते थे भाई हम ही भगवान है? देख, ऐसा है कि आप अगर 21-22, जब पोस्टिंग हुआ तब 23 साल हुए थे। तो जब पोस्टिंग होता है 23 साल में, जब आप सिविल सर्विसेज में कहीं पे भी आप जाते हो तो इतना हायर पोजीशन होता है, और आप सबसे यंग है। तो हाँ, मैं मेरी बैच में यंग था। You get carried away sometimes. You get carried away with so much power, with so much attention. साहब, मतलब सारे लोग आपको साहब बुला रहे हैं, आपकी उम्र 22-23 साल है, तो हाउ डिड यू हैंडल दैट? बिकॉज आई थिंक सर एक और भी चीज़ है ना, बिकॉज हमने अभी डिस्कस किया कि आपने एज यूपीएससी एस्पायरेंट हैं, सारी चीज़ें है ना, तो अभी इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लॉट ऑफ पीपल जो अब सर्विसेज में है, टू हाउ टू हैंडल, बिकॉज आज विद सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इट इज़ वेरी ईजी, अब तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। तो हाउ डू यू हैंडल सक्सेस एट सच अर्ली एज? अगर आप अपना सोशल मीडिया पे आप खुद का पर्सनैलिटी तैयार करने जाओगे, सोशल मीडिया पे आप एक एज अ ब्यूरोक्रेट आपका एक फ़ैन क्लब तैयार करोगे, एक लार्जर दैन लाइफ इमेज आप सोशल मीडिया पे करने जाओगे, राइट, ये सारी चीज़ें का बैकलैश आता है।
और ये रॉन्ग चीज़ है। कैसे आता है बैकलैश? बैकलैश कैसी? ब्यूरोक्रेट इज ए एग्जीक्यूटर ऑफ पॉलिसीज। गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज उसका एग्जीक्यूशन करना है ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट इज नॉट अ पॉलिटिशियन कि जिसको ब्यूरोक्रेट को लोगों के पास जाके वोट नहीं मांगना है। ब्यूरोक्रेट को अपना काम करना है, राइट। प्रॉब्लम कब आता है कि जब आप कैरिड अवे हो जाते हैं और उसका इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट होके आपको अगर सोशल मीडिया अटेंशन की लत लगती है आपको, तो फिर आप विशियस साइकिल में अटक जाते हैं। देन दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। बट अगर अंदर से आपको लग रहा है और आप अंदर से खुश हो, कुछ दिन आप उछलोगे फिर नीचे आओगे, फिर भगवान आपको दिखाएगा कि कुछ न कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मतलब चैलेंजेस तो होती हैं, और फिर आप फिर ग्राउंड पे आ जाओगे। तो ये जो प्रोसेस है, इट इज़ अ सेल्फ कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो उस समय एक चीज़ थी कि सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, कुछ सोशल मीडिया इतना नहीं था। तो इसके कारण शायद वो विशेष साइकिल में अटकना थोड़ा उस समय डिफिकल्ट था। वो था ही नहीं। आजकल वो आसान, आजकल वो चैलेंज है कि आप इमीडिएट इंस्टा पे, ट्विटर पे स्टार बन जाते हो, फॉलोइंग बढ़ जाता है, ये हो जाता है, और फिर आप खुद कैरिड अवे हो जाते हैं। फिर आपका अटेंशन, आपका काम नहीं रहता, आपकी इमेज बिल्ड करना रहता है। और ब्यूरोक्रेट ने, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन, ब्यूरोक्रेट ने इस चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। निकलना बहुत मुश्किल। और ब्यूरोक्रेट इज़ नॉट पॉलिटिशियन ना, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। सर, आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 21 साल के थे जब आपने यूपीएससी क्रैक किया। यू वर द यंगेस्ट 2004 IRS ऑफिसर इन योर बैच। आपने एक ही अटेम्प्ट में किया। बहुत से लोग सर जो सुन रहे हैं, जो यूपीएससी एस्पायरेंट हैं या स्टेट लेवल सर्विसेज एस्पायरेंट हैं, वो कोई 5th अटेम्प्ट पे बैठा है, कोई 3rd अटेम्प्ट पे बैठा है, कोई कितने साल लगा दी। आप 21 साल पे, अब हर बंदे की तो सर इतना आइडियल लाइफ नहीं रहती ना सर। हर बंदा तो, मेरे भी जितने दोस्त हैं जो सिविल सर्विसेज में हैं, किसी का भी ऐसा नहीं था कि एक ही अटेम्प्ट में हुआ, 2 या 3-4 साल। और आपने एक पॉइंट बोला, जो 20s, अर्ली 20s, मिड 20s आपका प्राइम एज है आपको लर्न करने के लिए, एक्सपीरियंसेस। तो आपका क्या एडवाइस है सर, जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, कि एक अटेम्प्ट में तो आपका हो गया, बट सबका तो नहीं हो रहा ना सर एक अटेम्प्ट में, तो कितनी देर ट्राई करना चाहिए और उसके बाद यू शुड लेट इट गो? देखिए, मेरा एक वेरी आई एम कन्विंस्ड, एक कन्विंस्ड ओपिनियन है मेरा, या बिलीफ है, शायद ओपिनियन नहीं, मेरी बिलीफ है कि यूपीएससी 4 अटेम्प्ट की चीज़ नहीं है। ओके, आपको 4 अटेम्प्ट देना है, मतलब आपके 7 साल चले गए लाइफ के। 4 मतलब प्रीलिम मेंस? हाँ, वो तो सब्सिडी है। हाँ। एक अटेम्प्ट मतलब प्रीलिम मेंस इंटरव्यू। अच्छा, एक अटेम्प्ट हो गया। एक अटेम्प्ट में मेंस इंटरव्यू, एक अटेम्प्ट। ओके। और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर सब्सिडी, फिर प्रीलिम से स्टार्ट होगा। अच्छा, स्नेक्स एंड लैडर हो गया। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, अच्छा, सो आप एक अटेम्प्ट को बोलते हो प्रीलिम मेंस इंटरव्यू। अगर प्रीलिम ही कैंसिल हो गया तो एक अटेम्प्ट कैंसिल, फिर दूसरा। ओके, सो आप बोलते हो 4 अटेम्प्ट नहीं देने। तो 4 अटेम्प्ट मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 अटेम्प्ट अगर देते हो, 5-6 अटेम्प्ट की तो बात आप छोड़ ही दो, 4 भी अटेम्प्ट आप देते हो तो आपके 7 साल चले जाते हैं। 3 साल प्रिपरेशन के और 4 अटेम्प्ट के 4 साल, 28 टोटल आपके 7 साल चले जाते हैं। और ये 7 साल कब के चले जाते हैं मालूम है? 20s के। आप तो 30 अंडर 30 का अवार्ड आपको मिला है। अगर आप ये 7 साल निकालते तो हो जाता है आपका, ये आप ये अचीव कर सकते हैं? नहीं कर सकते 30s में। ये 30s का जो पीरियड है, ये बहुत क्रूशियल पीरियड है। यूपीएससी अगर करना है, आईएएस की एग्ज़ाम करना है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका ग्लोरिफिकेशन निकालो कि इट इज़ वन ऑफ द गुड करियर ऑप्शंस अवेलेबल। मेरा कहना है कि अगर यूपीएससी देना है तो आप 2 अटेम्प्ट दे दो। 2 अटेम्प्ट में अगर आप इंटरव्यू तक जाते हो तभी तीसरा अटेम्प्ट दे दो। अदरवाइज 2 अटेम्प्ट के बाद यू स्टार्ट योर पैरेलल करियर। मतलब 2 अटेम्प्ट का अगर इंटरव्यू क्रैक अगर आप पहुंच जाते हो तब आप 3rd अटेम्प्ट दो। और 3rd अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट। नहीं, फिर 3rd हो या 4th दो। आप अगर इंटरव्यू तक जाते हो तो इसका मतलब है आप, इट इज़ लाइक दैट कि आपको ब्रॉन्ज तो पक्का है, आपको गोल्ड के लिए फाइट करना है, इस लेवल तक जाते हैं। तो फिर आप से 3rd अटेम्प्ट या 4th अटेम्प्ट में मोस्ट प्रोबेबली पास आउट हो जाओगे। लेकिन 2 अटेम्प्ट में अगर आप इंटरव्यू तक नहीं जाते, राइट, मतलब मेंस नहीं क्लियर हो रहा, मेंस नहीं क्लियर होगा, 2 अटेम्प्ट में मेंस नहीं क्लियर हुआ आपका, तो आप यूपीएससी छोड़ दो। आपका जो पैरेलल करियर है वो फुल फ्लेज स्टार्ट करो। एग्जाम्पल मैं बता दूँ, अगर मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने 4th ईयर इंजीनियरिंग, हाइपोथेटिकल
कि मैंने 4th ईयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट किया और मैंने पहला अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ, मैं इमीडिएट जॉब लेना चाहिए मुझे, ओके। इमीडिएट। फिर भी मुझे जॉब लेना मुश्किल हो जाएगा उस हाँ, समय, क्योंकि 2 साल का गैप नहीं मेरा मांगते 2 ना। साल का गैप, लेकिन एटलीस्ट जॉब तो मिलेगा। हम्म। 4 साल के बाद तो मुझे कोई मार्केट में खड़ा ही नहीं करेगा। बट सर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि नहीं, ये तो सुजीत भाई आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, आप हमको 2 अटेम्प्ट के बाद ही मना कर रहे हो। मतलब इज इट लाइक नहीं, उनके भी पापा का प्रेशर हो सकता है? नहीं, देखिए क्या है कि मैंने भी, मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, आई रिमेम्बर कि मेनी पीपल हैव फॉलोड दिस पॉलिसी, क्योंकि आप 4-4 साल यूपीएससी में देना इज नॉट वर्थ। आप पुणे में जाइए, आप दिल्ली में जाइए, आपको मुखर्जी नगर वगैरह। मुखर्जी बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, जो टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, वहाँ से इंजीनियरिंग किए हुए लड़के 6 अटेम्प्ट देने के बाद कुछ नहीं हुआ तो वहाँ पे वो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सो आपके हिसाब से 2 अटेम्प्ट्स शुड बी अब मैक्सिमम? मैं कन्विंस हूँ 2 Convinced अटेम्प्ट के हूँ। ऊपर आपको देना ही नहीं है। चाहिए। आप अगर प्रिपरेशन प्रॉपरली करते हैं ना सिविल यूपीएससी का, तो 2 अटेम्प्ट में आपको पता चलता है आप कितने पानी में हैं। इसका रीज़न है, आप करियर के साथ रिस्क नहीं ले सकते। आज एवरीवेयर देयर इज कंपटीशन, आप करियर, क्योंकि लाइफ टाइम आपके दिमाग में वो स्कार रहेगा कि आई हैव नॉट डन एनीथिंग। और दूसरी चीज़, मेडिकल के बाद आप कहीं जाके क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस तो कर सकते हो, इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा जॉब। सर 2004 में आप ऑफिसर बनते हो, इनकम टैक्स IRS इनकम टैक्स में चला जाता तो मुझे सबसे पहले तो ये पूछना है सर, एज एन एंटरप्रेन्योर हम जो इनकम टैक्स कमिश्नर्स को, मतलब हमारी भी डीलिंग होती है, आप बिजनेस बढ़ रहा है तो तो एक मुझे ना हमेशा वो सीन याद आता है, वो CID में दया नहीं होता सर, वो दरवाज़ा खोलता है, तोड़ता है। आपने रेड्स तो बहुत मारी होंगी सर, है ना, मतलब जब आप इनिशियल 2004 ऑनवर्ड्स। तो मुझे सर कोई फ़नी इंसिडेंट बताओ, मतलब फ़नी दूसरे के लिए तो नहीं होता जब रेड जिसकी पड़ रही है, बट मुझे वैसे बताओ ना सर कि मतलब आपका कोई बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग मतलब कुछ फ़नी एक्सपीरियंस आप बताओ कि आप रेड मारने जा रहे हो और आप भी ऐसे जाते थे, आपकी भी बिल्ट अच्छी है कि दरवाज़ा तोड़ देते थे, कैसे करते थे सर? हम जब शुरुआती दिनों में ना, जब जनरली जो छोटे शहरों में जो देखिए, रेड इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग। पर्सनली मेरा बिलीफ है कि इंडिया में ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, क्योंकि नॉन इंट्रूसिव कलेक्शन होना चाहिए, नॉन इंट्रूसिव। आप डेटा एनालिसिस करो और डेटा एनालिसिस के बेसिस करो। ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी इज़ नॉट गुड, बट आगे जाके चेंजेस हो जाएंगे, बट जो है वो है। तो मुफसिल में, छोटे टाउन्स में ना, रेड का एक अलग ही माहौल होता करता। मुझे याद है, आई वॉज पोस्टेड इन स्मॉल टाउन इन महाराष्ट्र, और शाम दोपहर को हमें अथॉराइजेशन आ गया कि आपको ऐसा आ जाता है अथॉराइजेशन कि आपको रेड पे जाना है करके आ गया। तो उस समय मैं असिस्टेंट कमिश्नर था पहले, 2006-7। तो आ गया अथॉराइजेशन और रिपोर्ट करने को बोला उसी दिन शाम को। तो बोला यार शाम को क्यों रिपोर्ट करने बोला है, रेड तो सुबह होता है दूसरे दिन। तो हम गए, तो फिर गए, हमारा वहाँ ब्रीफिंग हो गया और पता है कि अभी आपको निकलना है। तो हमें सबको गाड़ियाँ में बैठाया, 10-12 गाड़ियाँ बाहर खड़ी थी, तवेरा एंड क्वालिस, और बैठ गए हम उसमें। और ऊपर ऐसा सुरेश वेड्स शिवानी ऐसा मैरिज पार्टी ऐसा सब पे रखा हुआ था, और गाड़ी जा रही है, हमें मालूम नहीं कहाँ जाने वाली है। फिर एक शहर में गई, वहाँ पे रुकी, फिर हम गेस करते थे वहाँ रह जाएगी, और फिर पता चला कि एक बड़ा शहर है, वहाँ पे जाके हम रुके। फिर हमें लगा कि यार यहाँ पे रुके तो शायद यहीं पे होगा एक्शन। तो फिर दूसरे दिन सुबह, और पूरे होटल में यही माहौल कि ये मैरिज का पार्टी है, मतलब बारात के लोग आए हैं। गाड़ी जो थी, जो 10-11 गाड़ियाँ थी, वो लग रहे थे बाराती हैं। बाराती होंगे। अच्छा, प्रॉपर मैरिज का। आपको भी नहीं पता होता जब रेड कहाँ हो रही है? कहाँ पता? आपको भी नहीं पता? हमें पता नहीं। हमें वो सिर्फ जो कंडक्टिंग ऑफिसर होता है ना, उसको पता होता है। उसको पता होता है। उसको तो अभी आप घूम रहे हो, हमें सिर्फ ब्रीफ होता है कि आपको एक ब्रीफ मिला कि कल सुबह एक्शन होने वाला है, जस्ट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन, आप जाइए। तो हम निकले, और ऊपर और सिर्फ बोला था कि इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि होटल में रुकेंगे तो बारातियों का ही बोलना है, हम बारात के साथ आए हैं। तो उस होटल में रुके, पूरा वो मैरिज पार्टी का ये सब था, और हमें लगा कि उसी शहर में एक्शन है। तो दूसरे दिन सुबह फिर गाड़ियाँ सब निकली, और फिर बाहर जाके एक ग्राउंड पे रुकी, वहाँ और 2-4 गाड़ियाँ आई, फिर वहाँ पे सबको लिफाफे देने गए। तो फिर वो लिफाफे देते हैं, तो उसके ऊपर टाइम होता है कि लिफाफा कब ओपन करना है, राइट।
तो वहाँ से दिखा, अपना ऊपर मैप होता है, मैप में आपको दिखाएगा यहाँ से यहाँ तक जाना है, आप यहाँ तक गए, फिर वहाँ पे जाने के बाद आपको लिफाफा ओपन करना है, फिर वहाँ जाके आप लिफाफा ओपन करो, फिर आपको पता चलता है आप कहाँ जा रहे हो और रेड कहाँ हो रही है, उस समय आपको पता चलता है that ओह time। अच्छा। तो उस आप जो लोकेशन दिया है लोकेशन पे जाओ, और अगर उस लोकेशन पे जाने के बाद 7:30 आपका ओपनिंग का टाइम है और आप 7 बजे पहुंचो, आधा घंटा रुको, आधा घंटे के बाद वो लिफाफा ओपन करो। अरे आपकी सारी टीम होती है आपके गाड़ी में, पुलिस भी होते हैं अच्छा, सब। मुझे नहीं पता था सर, ये पता नहीं तो होता। फिर वो लिफाफा पता नहीं होता, फिर लिफाफा ओपन करो, फिर पता चलता है आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या है, सब पता चलता है, एलिगेशंस क्या है, एविडेंस ऑलरेडी जो मिला है वो क्या है, और आपको वहाँ जाके क्या इंक्वायरी अच्छा, तो केस के बारे में कुछ पता केस नहीं का होता? नाम भी पता चलता है, सब नहीं, वो एनवलप खोल के पता लगता है ना, Envelope बट खोल आपके पास फिर टाइम होता है प्रिपेयर करने को? नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद 7:30 को आपने लिफाफा खोला कि फिर आता है कि उसमें दूसरा मैप होता है, 10 मिनट में उस लोकेशन पे जाके 7:45 को स्ट्राइक करना है। तो आपको 5-10 मिनट में पढ़ना है और 5 मिनट में जाके 7:45 मुझे हमेशा लगता होता था कि सिर्फ टिप नहीं मिल जाती, कि पता होता होगा कि जो रेड करने आ रहे हैं घर पे या ऑफिस में, उनको पता होगा कि यहाँ जाना है। तो अच्छा, दैट इज उनको लास्ट मोमेंट पता लगता है कि यहाँ जाना एकदम स्ट्राइक करने से 10 मिनट पहले उनको ये पता होता इसलिए सिस्टम है, इसलिए बनाया हुआ है सिस्टम कि जो वो रेड करने जा रहे हैं वो बताना दे उनको, लीकेज ना हो, इसलिए बना हुआ है। इसलिए वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके 15 मिनट पहले पता चलता है, देन आपको स्ट्राइक करो। स्ट्राइक करने के बाद भी बहुत वैसे सिविलाइज प्रोसेस होता है। आपको आप जब स्ट्राइक करते हो तो आपको विटनेस कॉल करने पड़ते हैं, तब तक आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। और जब विटनेस आते हैं, विटनेस आने के बाद विटनेस के सामने आपको सर्च स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा प्रोसेस है इस प्रकार। तो वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें ये फेस हुआ कि हम निकले और हमें भी तो थ्रिल, तो फर्स्ट पोस्टिंग था तो हमें भी थ्रिल आ गया कि हम रेड जा रहे हो, मतलब मैरिज की पार्टी में जा रहे हैं, 2-4 लोकेशंस पे गए और इस प्रकार का लाइक दैट। तो और हर सर्च में ना, देखो क्या होता है, IRS ऑफिसर के साथ आप बात करोगे ना तो वो सिर्फ यही बात करेगा, उस एक्शन में वो हुआ, उस एक्शन में क्या हुआ, क्योंकि इतने किस्से हो जाते हैं ना, तो आपको लाइफ टाइम के लिए पॉइंट्स मिल जाते हैं, लेकिन लर्निंग्स भी मिल जाते हैं। ये एक बहुत एडवांटेज था IRS में कि ये सारे एक्शंस में ना आपको बिजनेसेस अंदर से कैसे चलते हैं, अंदर से कैसे चलते हैं, लूपहोल्स क्या है बिजनेसेस के, लूपहोल्स क्या है वो भी, बिजनेस और बिजनेस का हैपनिंग क्या होता है। देखिए, बैलेंस शीट देख के आपको सिर्फ बैलेंस शीट दिखता है, लेकिन जो बिजनेस रियल बिजनेस चलता है ना, वो जब एनाटॉमी आप देखते हो तभी पलता है। क्योंकि आप जाओगे तो आप रेड में जाओगे तो आप किससे बात करोगे, आप लोअर लेवल के एम्प्लॉयज से बात करोगे, परचेस मैनेजर से बात करोगे, इससे आपको बहुत इंसाइट्स मिलता है। तो ये 12 साल में आई फील कि IRS में ये बहुत अच्छा हुआ कि बहुत वैरायटी ऑफ बिजनेसेस के एक्सपीरियंसेस आए, लोगों से मिला और इससे सीखने को मिलता है। बट सर, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, जब आप रेड करने जा रहे हैं, कुछ एक डर तो आज भी 2024 में भी डर तो है ही है ना। आजकल हमने तो जैसे फिल्मों में देखा हो, स्पेशल 26 में देखा हुआ है ना, कि वो मतलब जाते हो तो एकदम कुछ सोफे फाड़ देते हैं, वहाँ से पैसे निकल रहे होते हैं। तो मतलब आपके साथ भी ऐसा हुआ है सर कभी, मतलब कि सोफे फाड़ दिए आपने तो पैसे निकल रहे हैं? मतलब हमने तो फिल्मों में देखा हुआ है, ऐसे विजुअलाइज किया हो कि अच्छा ऐसे भी होता है ये चीज़? नहीं, ऐसे बहुत रेयरली होता है, कभी कुछ केसेस में होता होगा, बट रियलिटी नहीं। यू ऑलवेज नो कि स्क्रीन पे ड्रामेटिक्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सिविलाइज वे से और कोई भी सर्च ऐसा मतलब तुक्का मार के नहीं होता। आपको उसका अप्रूवल का प्रोसेस होता है, बहुत हाई लेवल से अप्रूवल आता है, और आपको मटेरियल एविडेंस जब तक आपके हाथ में नहीं है, आपको अप्रूवल नहीं मिलता। मतलब रेड को जाने से पहले आपके पास एविडेंस चाहिए कि हाँ एविजन हुआ है। बट एविडेंस प्रूफ तो नहीं हुआ होता ना सर, मतलब दैट्स नॉट प्रूवन एविडेंस, दैट इज जस्ट स्पेकुलेशन। कैन वी से स्पेकुलेशन और एविडेंस? एविडेंस तो प्रूव हो गया ना सर। नहीं बोल सकते, हमें रेकी में आपको एविडेंस कुछ तो लाना पड़ता है। एविडेंस लाना पड़ता है, एलिगेशंस का एविडेंस लाना पड़ता है। स्पेकुलेशन इज नॉट बेस्ड ऑन एनी मटेरियल थिंग, right? Then it is speculation. It has to be based on material things. Then हाँ, बाद में लीगल इंटरप्रिटेशन अलग है, उनके पास शायद एक्सप्लेनेशन भी होगा, ये सारी चीजें जुडिशरी में जाएगी, ये बात अलग है। आई डोंट लाइक रेड्स, बट कईयों को बहुत, मतलब कई ऑफिसर्स लाइक इट ऑल्सो।
हाँ मतलब एज अ IRS आपको तो मतलब हाँ ड्यूरिंग द सर्विस मैंने भी एंजॉय किया, वो मतलब थ्रिल होता है या आपको। बट आप क्या इंजॉय, मतलब व्हेन यू से दैट यू व्हेन यू कंडक्ट अ रेड एज एन IRS ऑफिसर, एज इनकम टैक्स जैसे कोई रेड हो रही है, तो विच पार्ट ऑफ यू डोंट लाइक? एक थ्रिल तो समझ आ गई कि यू आपकी थ्रिल, बट आपको लगता है कि जो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी जो पर्सन बैठा है दूसरी साइड पे, दे ऑफ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ हरासमेंट, आप उसकी बात कर रहे हो? नहीं मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो ज्वेलरी का जो पार्ट होता है ना इंडिया में, वो सीजर ऑफ ज्वेलरी, वो बहुत उसमें बहुत आपको मतलब बैड एक्सपीरियंसेस आते हैं, क्योंकि वो एकदम एंसेस्टर स्त्रीधन सॉर्ट ऑफ होता है ना, और आप वो सीज कर रहे हो और वो अनप्लेजेंट होता है। अदरवाइज जहाँ इवेजन है वहाँ पे एक्शंस इज अ वेल थिंग। जहाँ चोरी की है टैक्स की वहाँ तो पकड़ना वहाँ है। तो पकड़ना अच्छा है। ज्वेलरी का क्या मतलब, क्या लॉ क्या कहता है, कितने आप रख सकते हो? मुझे इसका थोड़ा आप देखिए एक्सप्लेन जनरली करोगे? क्या है कि एज पर इंडियन ट्रेडिशन CBDT का सर्कुलर भी है कि एक मैरिड वुमन के लिए 500 ग्राम इज कंसिडर्ड एज स्त्रीधन, अनमैरिड लेडी के लिए 250 ग्राम इज कंसिडर्ड एज स्त्रीधन, और एक जेंटलमैन के लिए 100 ग्राम का 100 gold। ग्राम्स फॉर अ जेंटलमैन। हाँ तो अभी ऐसा है कि अगर इतना स्त्रीधन आप समझ सकते हो तो इतना अगर आपके इतना गोल्ड है तो आप वैसा वहाँ पे छोड़ सकते हो, मतलब यू कैन कीप इट लाइक दैट। इससे अगर ज़्यादा है तो सीजर करना पड़ता है, ऐसा है। नहीं मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई मैरिड वुमेन है जिसके पास 500 ग्राम से घर पे नहीं है, अगर कहीं मतलब घर पे लॉकर एक ही बात होगी ना, मतलब ये की बात तो अगर 500 ग्राम से ऊपर है तो वो सारा सीज हो जाएगा। नहीं, अगर 500 ग्राम के ऊपर है, हाँ। राइट, तो मान लो अगर उनके 800 ग्राम उनके पास मैरिड वुमेन के पास है। हाँ तो 800 ग्राम अगर उनके पास है, तो अगर उनके पास एविडेंस नहीं है, बिल वगैरह नहीं है, बिल वगैरह नहीं है, कहाँ से लाया, फिर वेल्थ टैक्स रिटर्न जाते थे उसमें। हमें याद है हम जब जाते थे उस समय तो 1997 का VDIS स्कीम आया था चिदम्बरम यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट में, इफ यू रिमेंबर, आई थिंक इट वेरी फास्ट। तो VDIS के डिक्लेरेशन होते थे लोगों के पास, ये देखिए ये गोल्ड हमने 1997 के VDIS मतलब वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम स्कीम VDIS, तो उसके होते थे। या फिर वेल्थ टैक्स रिटर्न में आपने अगर डिस्क्लोज किया है, या बैलेंस शीट में आपने एसेट्स करके में गोल्ड को डिक्लेयर किया है, तो इट कैनॉट बी सीज्ड। अदरवाइज आपके पास अगर वैलिड बिल है ये है तो इट कैनॉट बी सीज्ड। मतलब नहीं 500 ग्राम तक अगर आपने डिक्लेयर किया, उसके बाद भी अगर डिक्लेयर किया तब भी नहीं सीज हो सकता? नहीं, मतलब आप मान लो किसी के पास 2 kg पड़ा हुआ है बट उसने दिखाया हुआ है, वो 2 भी नहीं kg सीज। क्या, उसके बाद 10 kg भी है, हाँ और अगर प्रॉपरली एक्सप्लेन है तो नोबडी कैन टच इट ना। अच्छा वो टच नहीं कर। हाँ, अर्निंग इनकम इज नॉट क्राइम, नॉट पेइंग टैक्सेस इज अ क्राइम। मतलब नॉट एक्सप्लेन्ड एज इन कि मतलब उन्होंने जैसे अब हम वाइट और उसकी कैश की बात कर रहे हैं, अगर कैश से लिया हुआ तब दैट इज क्वेश्चनेबल ना। दैट अगर आपने अपने वैलिड रिपोर्टेड सोर्सेज से नहीं लिया, देन इट रिपोर्टेड विल मतलब बी सीज्ड। आपके पास रिपोर्टेड बिल नहीं है मतलब बिल नहीं का मीनिंग क्या होता है, आपने जो इनकम अर्न किया है जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरा, उस इनकम से आप गोल्ड ले रहे हो, तो देन इट बिकम्स नॉट एक्सप्लेन्ड। आप जो इनकम आ रहा है उसके ऊपर आप इनकम टैक्स भरा है और उस इनकम से आप गोल्ड ले रहे हो, देन इट इज एक्सप्लेन्ड। बट जैसे सर इंडिया में तो कितने लोग ऐसे हैं ना कि मतलब जैसे पुश्तैनी भी तो चल रहा है ना, आपको 1960 में किसने कोई बिल वुल लिए होंगे, मतलब ऐसे भी तो होंगे ना कितने इंडिया में कि जैसे पुश्तैनी कोई चलते आ रहा है, तो ये उसको तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो ये इसलिए फिर वो वेल्थ टैक्स में आना चाहिए, वो वेल्थ टैक्स में आ जाए, डिक्लेरेशन ऑफ वेल्थ टैक्स में या आपके वेल्थ टैक्स के इसमें आना चाहिए। तो आपको द क्या अच्छा नहीं लगता इस पार्ट का, मतलब तो ज्वेलरी में जनरली क्या होता है कि ज्वेलरी में देखिए वो एक्सप्लेन है नहीं है वो टेक्निकल बात अलग। ज्वेलरी में पर्सनली जो वी हैव सीन दैट कि जो लेडीज होती हैं उस घर की, दे बिकम वेरी इमोशनल एंड सीजिंग दैट इज अ वेरी अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो दैट इज ओनली वन थिंग विच इज अनप्लेजेंट विद द दे बिकम इमोशनल बिकॉज कोई ट्रेडिशन चलते आ रहा है, अपने को भी थोड़ा वो ठीक नहीं लगता ना गोल्ड के। लेकिन इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी चीज़ें आई हैं कि आप ये दे सकते हैं, क्या बोलते हैं उसे, बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी के अगेंस्ट आप वो छुड़वा सकते हैं, मतलब वो लीगली जो केस चलेगा वो चलेगा। लेकिन अगर 25 लाख का गोल्ड है तो 25 लाख की बैंक गारंटी देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो सीजर अवॉइड हो सकता है, वो अवॉइड किया जा सकता है। सर एक चीज़ मैं और जानना चाह रहा हूँ, जैसे
2004 से 2016 तक आपने सर्व किया, यू सर्व्ड इन महाराष्ट्र, राइट? बॉम्बे भी आपकी पोस्टिंग होगी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट। एंड हमने अभी बात की कि महाराष्ट्र एज अ स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स क्लोज टू 35 to 40% ऑफ द टैक्स, बिकॉज मेजॉरिटी लार्ज जो कंपनीज है, निफ्टी या सेंसेक्स की जो लार्ज कंपनीज है वो सारी हेडक्वार्टर्ड बॉम्बे है। तो मुझे ये बताओ सर कि एज ए IRS ऑफिसर, बिकॉज मुझे ऐसे अब लगने लग गया है कि IRS तो IAS से भी पावरफुल हुआ बॉम्बे जैसे शहर में, राइट? मतलब क्योंकि इतना जहाँ बिजनेस हो रहा है, टैक्सेशन हो रही है, और चोर भी बहुत हैं सर, मतलब हमारी सिस्टम में, है ना, चोर भी तो कितने ही होते हैं ना सर, कि मतलब इवेजन कर रहे हैं। तो आपको मतलब बॉम्बे में, महाराष्ट्र में फ़ोन नहीं आते सोचते कि भाई सुजीत भाई, क्या प्रेशर्स डलते थे आपको? प्रेशर तो अलग अलग प्रेशर डलते होंगे ना। अच्छी चीज़ IRS में एक अच्छी चीज़ है कि पॉलिटिकल बॉसेस आपके दो ही होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा, राइट। ओके, क्योंकि इनकम टैक्स कम्स ओके, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। फाइनेंस, ओके। तो आपके दो ही बॉसेस होते हैं, पॉलिटिकल बॉसेस, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड हिस्टोरिकली इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, कोई भी पार्टी का गवर्नमेंट हो, सब सेंसिबल पीपल्स वेयर देयर। लास्ट 20-30 ईयर्स आप देखिए, सब अच्छे, मतलब फ्रॉम द मनमोहन सिंह जो थे, इनके पास अपने नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में, फिर P चिदम्बरम, फिर जसवंत सिंह, यशवंत सिन्हा से लेके फिर प्रणब मुखर्जी, चिदम्बरम अगेन, फिर अरुण जेटली, तो फिर निर्मला सीतारामन, तो सब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ बीन ऑल सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स। तो इसलिए ये जो है ना, ये एक अच्छी चीज़ थी IRS में कि आपको ऐसा प्रेशर आपको फील नहीं होता। अगर आता तो एकदम टॉप लेवल पे आता है। अच्छा, तो लोकल वो नहीं आता? लोकल लोकल एब्सोल्यूट नहीं कोई आता, MLA या कोई चीफ मिनिस्टर या एब्सोल्यूट अच्छा नहीं आता, आता। हाँ, इंटरफेरेंस ही नहीं? हाँ, आप जब एक्शन कुछ चल रहे हैं ना, तो लोकल एलिमेंट्स मिसक्रिएंट्स आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो उस समय आपके पास पुलिस प्रोटेक्शन और वो सारी चीज़ें होती है, वो होती है। बट आपको, आपने फेस किया है, मतलब आपने फेस किया है ऐसे? कुछ रेड्स में हॉस्टाइल एलिमेंट्स फेस किए हैं। हॉस्टाइल एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज़ें बन जाती है जनरली छोटे टाउन में। छोटे टाउन में तो क्योंकि पूरा, वो इन्फ्लुएंशियल हाँ, बंदा है, तो फिर उसके लोग आ जाएंगे, ये होता है। या तो हम पहले उस हिसाब से पुलिस प्रोटेक्शन भी उस अरेंज प्रिपेयर होता करके है। चलते हो। मतलब जो एक शहर है सर, जिसकी मान लो आबादी 15-20-30 हज़ार है, छोटा सा कोई शहर है, और वहाँ करना, वहाँ तो पूरे शहर को ही पता लग जाता होगा ना, घंटे में, 2 दिन 3 दिन अगर आप रुक रहे हो तो उनको पता लग जाता। एक चीज़ ना, बिफोर आई नाउ कम टू द टैक्स बडी, जो आपका एंटरप्रेन्योरल फेज़ है, जो अभी सुजीत भाई वॉल्यूम 1 है, फिर अभी वॉल्यूम 2 पे हम आते हैं। अभी मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ सर कि मतलब हम कब सुनते हैं, जैसे आई एम नॉट फ्रॉम द सर्विसेज, राइट, मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन अभी जैसे हम मीडिया में कई बार देखते हैं कि रेड्स हो रही हैं, नॉट ओनली इनकम टैक्स रेड, डिफरेंट डिफरेंट रेड्स हो रही हैं। तो मतलब इसमें सर कई होते हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, रेड्स ऐसी होती है, तो वो इनकम टैक्स में वैसा नहीं रहता। मतलब क्योंकि आपको नहीं लगता सर कि ये जो एजेंसीज हैं, इनको भी मतलब कई बार डर तो लगता ही है ना सर, मतलब बेशक वो इनकम टैक्स है, डर तो CBI है, जब आपके पास, यस, डर तो है ही ना सर, कि मतलब इन्वेजन तो है ही है। है। तो मतलब ये आपको क्या लगता है सर कि मतलब पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहती हैं, नहीं रहती, कि एविडेंस होता है इसके पीछे? मतलब देखिए, एक चीज़ है, मैंने जब इनकम टैक्स में था तब देखता है, पॉलिटिकल मोटिवेट है नहीं वो बात अलग, लेकिन कोई भी एक्शन विदाउट एविडेंस नहीं होती। अच्छा, ओके, हाँ, कोई भी एक्शन देयर हैज विदाउट टू बी एविडेंस। समथिंग। हाँ, तो अभी एविडेंस वाले 4 केसेस है, उससे कौन से लेना है, कौन से नहीं लेना, दैट मे बी द मैटर ऑफ डिस्प्यूट। बट जो भी एक्शन होता है उसमें एविडेंस के सिवा अप्रूवल नहीं होता। अच्छा, अप्रूवल तो ऊपर से अप्रूवल का प्रोसेस बहुत ये सेट प्रॉपरली सेट आउट है। तो इसलिए इंडिया में एक चीज़ है, इंस्टीट्यूशंस ना इनहेरेंटली बहुत स्ट्रांग बनाई गई है हिस्टोरिकली। आप देखेंगे, हम कितना भी बोले, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो कोई भी इंस्टीट्यूशन को कम्प्लीटली यू कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड। तो ऑल द इंस्टीट्यूशन मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन मतलब CBI वगैरह, इंस्टीट्यूशन मतलब सुप्रीम कोर्ट, ओके, रिक्रूट UPSC, या टैक्स अथॉरिटीज़, या इन्फोर्समेंट एजेंसीज, या फिर इलेक्शन कमीशन, या फिर सेबी, ये सारी इंस्टीट्यूशंस है ना, दीज आर इंस्टीट्यूशंस। तो इंडिया में इंस्टीट्यूशंस के बारे में कुछ शिकवे होंगे लोगों को, या कुछ कंप्लेंट, थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स होंगे, बट आप सेकुलर ट्रेंड आप देखोगे क्रेडिबिलिटी का, तो इंस्टीट्यूशंस
have maintained their grace reasonably, I can say, and have withstand all the pressure and all the. बट कई लोग सुजीत भाई बोलते हैं कि वीक हो गए इंस्टीट्यूशन, मतलब ये आपको लगता है जस्ट पर्सपेक्टिव है, मतलब एक नैरेटिव है ये चीज़ का? देखिए नैरेटिव नहीं, देखिए कैसा होता है कि हम बोलते हैं ना कि एक कहावत है कि आप हाथी के एक 4 अंधे जाते हैं और हाथी के पैर को छूते हैं तो लगता है हाथी इज़ लाइक अ पिलर। कोई उसके पूंछ को पकड़ता है एक अंधा तो वो बोलता है हाथी इज़ लाइक अ रोप, राइट। कोई एक आधा उसके हाथी के पीठ को हाथ लगाता है उसको लगता है यार हाथी इज़ लाइक अ वॉल। तो क्या होता है आप चीज़ों को जिस तरीके से देखते हैं ना वैसा नज़रिया है। देखिए नथिंग इज़ परफेक्ट, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंस्टीट्यूशंस में 19-20 चीज़ें ज़रूर कुछ हो सकती हैं, कुछ चैलेंजेस ज़रूर हो सकते हैं। हम नहीं बोल सकते सारे इंस्टीट्यूशंस परफेक्टली चल रही है या नहीं चल रही, बट इंडिया में सेकुलर ट्रेंड जो है ना इंडिया में एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज विच इज़ वेरी पॉजिटिव। आज कुछ भी हो इलेक्शन कमीशन रिजनेबली अच्छे इलेक्शंस लेता है। चैलेंजेस होते होंगे वहाँ पे, श्योर, राइट, बट फंडामेंटल जो फैब्रिक है, फंडामेंटल जो है जो जिसने इलेक्शन कमीशन में काम किया है, हमने काम किया है एज ऑब्जर्वर। चैलेंजेस है, मैं नहीं बोल रहा, चैलेंजेस है और चैलेंजेस रहते ही रहेंगे, लेकिन ऑलवेज सेक्युलर ट्रेंड इंपॉर्टेंट है। सेक्युलर ट्रेंड डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। सर आपकी वाइल यू आर सर्विंग है ना, अभी मैं 2016 की बात करूँ, बहुत हमारी लाइफ टाइम में बड़ा एक हिस्टोरिक डिसीजन आपकी मिनिस्ट्री ने लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आता है, विच इज डीमोनेटाइजेशन। एंड उसी के दौरान आप मतलब जनवरी में यू पुट डाउन योर पेपर्स, उसके कारण तो नहीं था ना, मतलब डीमोनेटाइजेशन के कारण तो नहीं आपने रिजाइन कर दिया था कि? मैंने रिजाइन किया 19 अक्टूबर 2016। ओके, एंड डीमोनेटाइजेशन कब हुई थी? डीमोनेटाइजेशन आया था 8 नवंबर 2016। अच्छा, आपको पता था वैसे ही हो रहा है डीमोनेटाइजेशन? अरे यार मोदी जी छोड़ के मुझे नहीं मालूम, किसी को पता था। तो मुझे बताओ तो सर। मैं 19 अक्टूबर 2016 को मैंने रिजाइन किया एंड 8 नवंबर को जब डिमोटाइज हुआ तो मेरे कमिश्नर ने मुझे कॉल किया, बोले यार सुजीत ये तूने क्या कर दिया, तूने तो रिजाइन किया, अब ये तो अपने चार्ज का काम बनने वाला है, तुम कैसे जाओगे? तो बोले सर मैं क्या नहीं, बट 8 नवंबर को हुआ ना नहीं, रिजिग्नेशन अप्रूवल में 3 महीने होता है ना, टाइम लगता है। बट रिजिग्नेशन मैंने सबमिट किया, ओके, फिर वो कमिश्नर के पास जाएगा, चीफ कमिश्नर के पास जाएगा, वहाँ से CBDT आएगा, CBDT से मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस के पास जाएगा, फिर फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर अप्रूव होके फिर डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट। तो अब मुझे बताओ सर कि 8 नवंबर को जनरली इट टेक्स 3 months। 8 नवंबर को हुआ ना डिमोनेटाइजेशन? हाँ 8 नवंबर। बट ऐसे कैसे हो सकता है सर कि किसी को ना पता हो, मतलब खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब अभी मालूम नहीं। देखिए जिसको पता होता है वो थोड़ी बाहर आके बोलेगा। हाँ क्या, मेरे को तो पता था जी, है ना। ऐसा है, जिसको पता है वो बाहर आके थोड़ी बोलेगा मुझको। पर जब ये रात को हुआ तो आपको कितने फ़ोन कॉल्स आए उस रात? उस समय तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। और दूसरा क्या है, इंडिया में ना एक अच्छी चीज़ है, हर एक क्राइसिस का ना एंजॉय करते हैं लोग। हर एक, मैं बोला ना, अगर आप मुझे बोलेंगे 8 नवंबर की नाइट आपको याद है क्या? 8 नवंबर की रात हम इतना हंसे थे, इतने मीम्स आ रहे थे व्हाट्सएप पे वही से 500 के और 1000 के नोट के बारे में। हाँ, एक था कि एट द सेम टाइम बीइंग इन टैक्स डिपार्टमेंट दैट टाइम, मुझे तो ये लगा कि यार अपना अभी रिजिग्नेशन का 3 महीने के पहले सर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 30 दिसंबर का टाइम दिया था ना इन्होंने, लास्ट डिपॉजिट का 30 दिसंबर का टाइम दिया था। तो दूसरे दिन वही हो गया, माय कमिश्नर सेड कि सुजीत अभी तुम्हें 3 महीने तक नहीं जाना, तुम लिख के दे दो कि रिजिग्नेशन का इफेक्टिव डेट जनवरी होगा, क्योंकि सब ये काम बढ़ेगा वो करवा। मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपको ऐसे बीच में छोड़ के कैसे जाऊँ, अपनी जिम्मेदारी है। तो मैंने फिर 16 जनवरी। बट आपके हिसाब से सर डिमोनेटाइजेशन ठीक थी, सही थी, करनी चाहिए थी क्या? देखिए इंडिया ऐसा कंट्री है ना, 1991 में जब रिफॉर्म्स आए थे तब तो कोई एवरीबडी वुड नॉट हैव सेड दैट कि रिफॉर्म्स अच्छे हैं या बुरे हैं, लाइक दैट। सब कंटेक्स्ट में जाता है। एक चीज़ है लेकिन इंडिया में जब इकोनॉमी इकोनॉमी को तकलीफ तो होता ही है ना, जब कैश इज लाइक अ लिक्विड, इज लाइक अ what we can say, it is like a blood. What is blood to the body is the money to the economy.
तो उसका तकलीफ तो हुआ, छोटे छोटे बिजनेसेस को जो है ना वो तकलीफ हुआ उस समय। शॉर्ट टर्म में अगर बोलेंगे तो डिमोनेटाइजेशन ने बहुत छोटे बिजनेसेस को तकलीफ दिया, छोटे व्यवसायिक जो थे उनको तकलीफ दिया। तो डिमोनेटाइजेशन का और एक तकलीफ हाउस वाइफ्स को बहुत हुआ, क्योंकि इंडिया में ना हाउस वाइफ्स चावल के डब्बे में या गेहूं के डब्बे में पैसा रखते हैं, राइट। ये बहुत सदियों से चल रहा है, हमें सर्च में भी रेड में भी मिलते थे। हस्बैंड वाइफ में फिर झगड़े हो जाते, अरे तूने कुछ क्यों नहीं बताया अंदर रखा था। तो इंडिया में ये तो डिमोनेटाइजेशन के बाद ये जो लेडीज थे जिनके सेविंग्स थे ना वो उनके हाथ से चले गए, वो एक गलत हुआ, क्योंकि वो फिर बैंक में डिपॉजिट करने को गए, फिर उनके पास आए ही नहीं वापस, वो हस्बैंड के पास गए या पैट्रियार्कल सोसाइटी है बहुत जगह पे अपनी। ये एक उसका नेगेटिव हुआ शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म में आज जो जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, राइट, ये सारा, या फिर आपको आज अगर किसी मार्केट यार्ड में जाओगे तो 10 साल पहले वहाँ पे 10 या 20% बिजनेस पक्के में चलता था। आज वहाँ पे 10 और 20 बिजनेस 10% भी बिजनेस कच्चे में नहीं चल रहा। मतलब मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ जो इनपुट्स है मार्केट से, कि आजकल कच्चे में बिजनेस बहुत कम होते जा रहा है धीरे 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 धीरे। डिमोनेटाइजेशन के बाद ये फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जो इंडिया का है ना उसका पेस बहुत बढ़ गया, और नॉट बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, 3 चीज़ों के कारण। डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी आ गया, यूपीआई आ गया। डिमोनेटाइजेशन के कारण कैश का डर आ गया, जीएसटी के कारण आउट ऑफ बुक्स बिजनेस का डर आ गया, और यूपीआई के कारण बुक्स में बिजनेस करने का जरिया मिल गया। ब्यूटीफुल। तो इसके कारण, ये तीनों चीज़ों के कारण फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का पेस जो है वो बढ़ गया। आज जितना जीएसटी कलेक्शन चल रहा है ना इंडिया में, कितना है सर अभी जीएसटी कलेक्शन? अभी एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 24 लाख करोड़ से ज़्यादा है, फिगर में भी रॉन्ग, लेकिन लास्ट फिगर्स बहुत। आप 2017 में किसी को पूछते तो 15 लाख करोड़ के भी आगे जाएगा, वॉज डाउटफुल। आज 2 लाख करोड़ पर मंथ, 2 लाख करोड़ पर मंथ एवरेज पे कलेक्शन जा रहा है। इनकम टैक्स कलेक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी का फायदा क्या होता है कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन में होता है। और एक चीज़ जो हम जो मिस आउट कर रहे हैं इंडिया के इकोनॉमी में एज ऑन टुडे, जॉब क्रिएशन इज अ बिग प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ, बट मैक्रोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया नाउ। और उसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है टैक्स कलेक्शन। आप देखेंगे कोविड के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना हेवीली स्पेंड हुआ है इंडिया में, लेकिन उसके बाद भी अपनी फिस्कल डेफिसिट या जो बैलेंस शीट, इंडिया की जो बैलेंस शीट है वो प्रॉपरली मैनेज हो रही है, और डेफिसिट के जो टारगेट्स है विद इन रेंज है। इसका रीज़न ये है कि टैक्स बियॉन्सी, एंड टैक्स बियॉन्सी इज कमिंग बिकॉज ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। अभी आपको लग रहा है कोई इम्पैक्ट नहीं है डिमोनेटाइजेशन का भी? ठीक है 2024 अभी देखिए ऐसा है कि वो अभी आगे तो डिमोनेटाइजेशन कभी आएगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क कोई लेगा नहीं, और जो एक बार हुआ था अभी वो चला गया। एक डर जो था ना, एक डर, ये डिटरेंस होता है ना, एक थोड़ा बहुत डर तो कैश के बारे में पैदा हुआ, और अलॉन्ग विद दैट अभी प्रोविजंस हो रहे हैं ना, आपको इतना टर्नओवर है तो आप कैश में पेमेंट नहीं ले सकते, इतना ही कैश में ले सकते हो, ऐसे वेरियस पेमेंट्स, ऐसे प्रोविजंस आ रहे हैं। तो अलॉन्ग विद कैश इकोनॉमी धीरे 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 कम होती जा रही है। देखिए इकोनॉमी के लिए अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये अच्छा ही है। अगर कोई पक्के में दूध वाला पक्के में पेमेंट ले रहा है तो 2 साल बाद जब उसको लोन लेना है तो उसका ही बैंक ट्रांजैक्शन उसको लोन देने में काम आ जाएगी, जो उसका सिबिल स्कोर भी बढ़ जाएगा उसका। अदरवाइज जो कैश में अर्न करना है वो उसके पास है वो, लेकिन वो इकोनॉमी को या बैंक को क्या पता। करेक्ट सर जी। टैक्स बडी 20 कब बना, पहले बताओ। टैक्स बडी 12 साल 13 साल की सर्विस में जब बंदा बोलता है कि मैं तो अब पीक पे जाऊँगा, जब 21 साल पे बंदा अफसर बन जाता है तो यू कैन रीच टू द हाईएस्ट, राइट, हाईएस्ट टू हाईएस्ट जो आपकी फील्ड में है। तो एट 35 36 यू से कि नहीं यार अपने को नहीं करना। तो बताओ सर टैक्स बडी कैसे बना, तो क्या चीज़ बना? कि जब मैं 2006 में मेरा पोस्टिंग हुआ ना, फर्स्ट पोस्टिंग औरंगाबाद में हुआ था इंडिया में, संभाजी नगर। तो दैट ईयर was the first year when the
electronic filing of income tax return started in India. 2006 2006 was the first year when electronic filing of income tax return ऑनलाइन। started. उससे पहले कैसे करते थे लोग? उससे पहले तो फिजिकल था, तो मेले लगते थे पुणे में, वो अच्छा। स्वारगेट में जो इनकम टैक्स चार्टर्ड ऑफिस है अकाउंटेंट्स की उसके पूरी नीचे ऐसा डिपार्टमेंट मेला लगा था, मतलब पंडाल डालते थे, पंडाल डालते थे। अच्छा। हम पानी की व्यवस्था करते थे, चाय की व्यवस्था करते थे। 31 जुलाई को रात 12 बजे तक, सैटरडे संडे चालू, सब लोग आते थे लाइन में, ठप्पे ठप्पे मार रहे हैं, ऐसे पेपर रिटर्न आ रहे हैं, तो वो अंदर चार्टर्ड लेके जा अकाउंटेंट्स रहे तो हैं। एकदम पूरे एकदम हाँ, तो इन डिमांड। हाँ, तो ये उस समय की कंडीशन बिफोर 2006। बिफोर 2000, इवन 2006 के बाद भी, क्योंकि 2006 में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिर्फ कॉर्पोरेट को स्टार्ट हुआ। अच्छा, ओके, मतलब Corporate इंडिविजुअल को, टैक्स individual को फाइलिंग नहीं। वाज स्टिल फिजिकल। स्टिल फिजिकल। आई डिडंट नो दिस। तो स्लोली होगा। इंडिया में एक अच्छी चीज़ है, हर एक चेंज है ना स्लोली इम्प्लीमेंट होता है। तो सिर्फ जीएसटी झट से आया था, इसलिए तकलीफ हो गई सबको और डिमोनेटाइजेशन भी झट से आया था। तो 2006 में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न स्टार्टेड फॉर कंपनीज, and slowly the ambit has been enhanced. So initially it was started for companies, then it gone to partnership firms with audit, then it gone to all partnership non-individual cases like company, AOP, partnership, everything. Then it gone to individual cases with audit, individual cases with audit, and then it become compulsory to all. तो एज ऑफ नाउ फिजिकली आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। ऑनलाइन फाइल आपको, ऑनलाइन डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आपको ऑनलाइन ही फाइल करना है। इंडिविजुअल के लिए तो सिर्फ इनकम टैक्स ही है ना जो फाइल करना होता है। हाँ, इनकम टैक्स होता है। तो एज ऑफ नाउ तो ये सारी चीज़ें होती है। अभी इनकम टैक्स रिटर्न इज कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक। अलॉन्ग विद दैट स्लोली टैक्स कंप्लायंस हैज आल्सो बिकम इलेक्ट्रॉनिक। टैक्स कंप्लायंस मतलब इनडायरेक्ट टैक्स कंप्लायंस, नो इनकम टैक्स की आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स। आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स ओनली। तो एक तो 2006 से इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक हो गया, धीरे धीरे जाके वो कल्मिनेट होया इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग फॉर ऑल। एंड अलॉन्ग विद दैट जो टैक्स कंप्लायंस है, जैसे कि नोटिसेस का रिस्पॉन्स, स्क्रूटनी का कंप्लायंस, सारा ऑनलाइन, ये धीरे धीरे वो शुरू में आ गया लिमिटेड स्क्रूटनी, फिर आ गया इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स, एंड फिर आ गया फेसलेस कंप्लायंस। अभी ऐसा है कि कोई भी केस, कोई भी आपको नोटिस आता है, कोई भी आपको स्क्रूटनी आता है, तो आपको मालूम नहीं कौन सा ऑफिसर आपकी केस कर रहा है। फेसलेस है, ऑनलाइन फेसलेस होगा, सब ऑनलाइन है। क्वेश्चनर एक ऑफिसर भेजेगा, रिव्यू एक ऑफिसर करेगा, ऑर्डर एक ऑफिसर करेगा। आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, इन पर्सन हियरिंग नहीं होगा, एक दूसरे को आप मिलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं। जो पहले कैसे होता था, ऐसा ऑफिसर बैठा है, सामने आएगा, बैठेगा, वो फाइल दिखाएगा, हियरिंग होगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है ना, सब फेसलेस हो गया। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इनकम टैक्स कंप्लायंस जो है उसका कंप्लीट डिजिटाइजेशन जो है वो फॉर्चुनेटली मैंने मेरे पूरे सर्विस में आई वाज विटनेस टू दैट। फॉर्चुनेटली इट स्टार्टेड व्हेन आई गॉट पोस्टेड एंड कंप्लीट मैंने देखा। और अलॉन्ग विद दैट फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वाज गोइंग ऑन। Along with that, this JAM, this Jan Dhan, Aadhaar and mobile, this what we call India Stack, तो वो भी इम्प्लीमेंट हो गया। तो पॉइंट ये था कि इससे एक चीज़ का सेंस आ गया कि इनकम टैक्स या टैक्स कंप्लायंस में, टैक्स कंप्लायंस और नॉट रिटर्न फाइलिंग, टैक्स कंप्लायंस मतलब नोटिस, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग अबाउट टैक्सेस। तो एक कंप्लीट टैक्स कंप्लायंस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली ऑनलाइन एंड ज्योग्राफी न्यूट्रल। मतलब आपको चंडीगढ़ का केस हैंडल करने के लिए आपको चंडीगढ़ के ही टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। भागलपुर वाला या जबलपुर वाला भी कंसल्टेंट आपका टैक्सेशन का मैटर्स देख सकता है, क्योंकि पूरा कंप्लायंस फेसलेस एंड ऑनलाइन हो। ये आपने एवोल्यूशन देखा 10 साल, 12 पूरा साल एवोल्यूशन देखा आपकी सर्विस में हुआ, 13 साल का। और तब सेंस आ गया कि, और दूसरी चीज एक ऑब्जर्वेशन ये था कि जो आपने भी आपके लाइफ में देखा होगा कि छोटे टाउन्स में ना टैक्स कंसल्टेंट इज नॉट ओनली मैनेजिंग टैक्सेस, सारा कुछ, सब कुछ करता है। आपका फाइनेंशियल प्लानर होता है, इंश्योरेंस भी बेच रहा होता है, आपका इंश्योरेंस होता है, सब, क्योंकि आपका ट्रस्ट वहाँ पे डिपॉजिट होता है ना। और ये हमेशा कोई ना कोई फैमिली में से ही होता है, कोई बंदा, कोई किसी का पापा के कोई रिश्तेदारी में कोई सीए है तो चलो जी उसको दे दो, ऐसी ही है मेजॉरिटी, तो ऐसे ही होता है। तो
इसमें एक था कि मुझे दिख रहा था कि अगर ये पूरा टैक्स कंप्लायंस अभी डिजिटलाइज हो रहा हो है, गया। इसका मतलब पूरा ये डिसरप्ट होगा धीरे आगे जाके ये पूरा सेक्टर। एंड टैक्स एडवाइस के अगेंस्ट ये बाकी फाइनेंशियल चीज़ें जुड़ी हुई है। तो अगर आप टैक्स कंप्लायंस में ट्रस्ट क्रिएट करोगे तो यू कैन लिवरेज दैट ट्रस्ट टू ऑफर अदर सर्विसेज आल्सो। Wealth management. Wealth management and insurance and other things, and you can build a good ecosystem and create a good business model out of that. ये थॉट मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने रिज़ाइन करने के बाद मैंने डिसाइड किया रिज़ाइन करूँगा और मेरी खुद की एक प्रोप्राइटरी फर्म ओपन करूँगा एडवाइजरी, जो मैंने चालू किया SSB एडवाइजर्स करके चालू किया। और साइमल्टेनियसली टैक्स बडी का काम चालू, क्योंकि टैक्स बडी का काम लंबा होगा ये मालूम था मुझे। 2 थिंग्स वेयर इन माय माइंड। एक तो राजू बजाज का जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा था, उसके देखा था इंटरव्यू में कि वो एक एग्जांपल दे रहा था कि व्हाई बजाज कुडंट क्रैक दिस 100cc गेम, और वो हीरो होंडा ने क्रैक कर दिया। मतलब शुरू में हीरो होंडा, बाद में हीरो। तो बोला कि 100cc की जो बाइक है ना, उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हम इनोवेशन ला के भी क्या ला सकते हैं टेक्नोलॉजी में, राइट। तो इसमें हीरो ने पहले आके उनको फर्स्ट मोर एडवांटेज मिला, उस एडवांटेज का उन्होंने अच्छे तरीके से बेनिफिट लिया और दे एस्टेब्लिश इन देमसेल्फ इन सच ए वे कि नाउ अदर एंट्रेंस आर फाइंडिंग इज डिफिकल्ट टू क्रैक, इवन बजाज कुड नॉट क्रैक इट। तो दे गॉट दैट एडवांटेज। और फॉर्चुनेटली बजाज को पल्सर में बाद में 150-180cc में वो चांस मिल गया और उन्होंने वो ले लिया। तो पल्सर ने रिजोनेट किया बजाज को बोलना। तो तब उसने बोला था कि यू कैन अफोर्ड टू बी रॉन्ग बट यू कांट अफोर्ड टू बी लेट। अगर उसमें अगर 2000 राजीव बजाज जीनियस बंदा है, जीनियस बंदा। आई लव हिज अप्रोच ऑफ थिंकिंग। मतलब मैं तो उसको बहुत कोट करता हूँ। मतलब उसके काफ़ी राजीव बजाज के कई चीज़ें हैं ना। एक बार उसने बोला था कि पावर ऑफ फोकस की बात करता है, योगा के बारे में बात करता है। एंड आई रिमेंबर कि एक उसका कोट मैं हर जगह बोलता हूँ। आई थिंक वो NASSCOM की कॉन्फ्रेंस में राजीव बजाज ने बोली थी बात। कहते कि फोकस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं कि हमारे जो कंसल्टेंट्स कई बार बोलते हैं ना कि आप मोटरसाइकिल भी बनाओ, बिकॉज द बिगेस्ट रिस्क दैट राजीव बजाज टुक वाज टू चेतक को बंद किया उन्होंने जब, राइट। स्कूटर सेगमेंट मतलब बंद कर दिया, राइट। एंड मतलब लोग आते थे बोलते थे कि जी इसकी तो इतने साल वेटिंग है, 5 साल 3 साल वेटिंग। एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज से, कहते हैं कि यार व्हेन यू थिंक ऑफ अ बर्गर यू डोंट गो टू पिज्जा हट, यू थिंक ऑफ अ पिज्जा डोंट गो टू मैकडोनल्ड्स। तो कहते हैं कि इट इज़ नॉट अबाउट, कहते हैं कि लोग कंसल्टेंट आके बोलते थे री इमेजिन, री इंजीनियर बोलते थे एंड बोलते थे कि आपको बड़ी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन का तो मतलब ये हुआ कि सचिन तेंदुलकर को बोलो आप बेसबॉल खेल लो, क्योंकि उसमें भी बैट और बॉल होता है। सो मैं एक्चुअली यू राइट कि राजीव बजाज मतलब आई हैव पर्सनली एज एन एंटरप्रेन्योर बीइंग वेरी फैसिनेटेड द वे ही थिंक्स यार एक काम करो, बनो 20% मार्केट शेयर, फिर अगला काम पकड़ो। तब तक जब आप 20% नहीं बन रहे, 30% मार्केट शेयर पे नहीं बने, तो दूसरा करने का मतलब ही नहीं है इफ़ यू हैव अ बिग मार्केट। तो बट सर फिर टैक्स बडी 2017 में आपने चालू किया, टैक्स बडी वाज इनकॉर्पोरेटेड। 2017 में मैंने रिजाइन किया 2017 में। फिर 2017 में 17-18 हार्वर्ड में चला गया टाइम। 17 में मैंने इनकॉर्पोरेट किया 17 में और 18 में मैंने स्टार्ट किया। 18 नवंबर में स्टार्ट किया। तो नाम कैसे ढूंढा सर आपने टैक्स बडी? वो तो बहुत एक्चुअली शुरू में ना मेरे दिमाग में था कि एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उस प्लेटफॉर्म में टैक्स एडवाइजरी एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दोनों चीज़ें रहेगी ऑनलाइन, राइट। बाद में 2-4 महीने के बाद मैं 2017 में जून के आसपास देन आई रियलाइज कि ये इन्वेस्टमेंट को मुझे मिक्स नहीं करना चाहिए इसके चीज़ में, क्योंकि वो कोर नहीं था। मेरा कोर क्या था? टैक्सेशन, क्योंकि यूजर टैक्सेशन को आने वाला था, फिर अदर चीज़ों को हम मोनेटाइज करने का। टैक्स वाज योर मेन कोर, टैक्स वाज द कोर। तो हमने सोचा कि टैक्सेशन, वी शुड स्टार्ट विद टैक्सेशन एंड ये चीज़ बैक सीट ले सकती है। आवर फोकस एंड कोर शुड बी टैक्सेशन। एंड देन वो नेचुरली मेरे दिमाग में नाम आया टैक्स बडी। फिर मैंने देखा तो टैक्स बडी में एक मेरा सॉफ्टवेयर फ्रेंड है, उसको बोला तो बोला सुजीत तुम्हें अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो .com डोमेन चाहिए, विदाउट दैट नहीं होता। तो फिर मैंने बोला यार ये तो अवेलेबल नहीं है।
तो बट विदाउट दैट तो वो नाम इतना अच्छा है ना टैक्स बड़ी, क्योंकि आपको नाम ऐसा होना चाहिए कि आपको बताना ही नहीं चाहिए आप क्या कर रहे हैं। क्योंकि टैक्स का ना सर एक डर भी रहता है लोगों को, मतलब पता नहीं कि टैक्स का, तो मतलब जब आप टैक्स और बडी को साथ जोड़ दो तो एक बड़ा मतलब एक कंफर्टिंग सा नाम लगता है मुझे, कंफर्टिंग नाम एग्जैक्टली। तो फिर ये अवेलेबल नहीं था, फिर मैंने थोड़ा सा वो ऑक्शन का सर्विस लिया, थोड़ा निगोशिएशंस किया, और फॉर्चुनेटली आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2017 में ना मुझे थोड़ा प्रीमियम पे करके वो डोमेन मिल गया। और आई फील दैट इज, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, एंड दैट इज़ व्हाट सी डेस्टिनी इज देयर। बोलते हैं ना कि अपने आप चीज़ें प्री ऑर्डेंड होती हैं, चीज़ें स्टार्ट अनफोल्डिंग इटसेल्फ, थिंग्स स्टार्ट अनफोल्डिंग इटसेल्फ। तो मैं सोचता हूँ ये taxbuddy.com का डोमेन मिलने का कोई कारण ही नहीं था, क्योंकि ये डोमेन इतने अच्छे सही आसानी से नहीं मिलते। taxbuddy.com ये डोमेन उस समय किसी के पास नहीं था, कोई एक यूरोप में कोई बंदा लेके बैठा था। वैसे ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है, लोग डोमेन ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसको प्राइस पे बेचते हैं। दिस इज अ फुल फ्लेज बिजनेस आल्सो, लॉट ऑफ पीपल डू दिस। बट फॉर्चुनेटली मुझे वो सस्ते में मिल गया। कितने बता सकते हो कितने में मिला? मुझे 2.5 लाख में मिल गया। वाओ, 2.5 लाख में taxbuddy.com, वही बोल रहा हूँ। वाओ, फिर ये मतलब डेस्टिनी आती। तो सर आज 2024 में हमारी टीम में से जैसे अब 23-24 साल के बच्चे हैं जो इनकम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हाउ कैन दे टेक बेनिफिट ऑफ टैक्स बडी? तो मुझे दो चीज़ें आप समझाओ कि टैक्स बडी अभी इस टाइम पे क्या सर्विसेज दे रहा है, और दूसरा है कि अगर आज हमारी जैसे टीम में 22-23 साल के बच्चे हैं जो इनकम कमा रहे हैं, तो हाउ कैन दे कम टू टैक्स बडी टू टेक हेल्प? कैसे, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली? देखिए क्या है कि इंडिया में नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स जो है वो 2017 में 3.8 करोड़ थे। 3.8 करोड़ नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स आउट ऑफ 140 करोड़। वो बढ़ के लास्ट ईयर 7 करोड़ हो गए, 7.3 करोड़ समथिंग, 7.4 करोड़, और करंट फाइनेंशियल ईयर में इट इज क्रॉसिंग 8 करोड़। और सर एक मेरा बस डाउट है इसमें, जो आप 8 करोड़ आप बोल रहे हैं 140 करोड़ में से हैं, इसमें से 8 करोड़ कितने एक्चुअली जिनका टैक्स बनता है वो स्लैब में भी तो आनी चाहिए ना? तो 8 करोड़ जनरली इंडिया में रिटर्न ऑफ इनकम वही फाइल करता है जिसका इनकम है ना 5 लाख के ऊपर है। 5 लाख के नीचे तो कोई टैक्स नहीं ना सर? 5 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है एक्चुअली। अगर 2.5 लाख के ऊपर इनकम है तो टैक्स रिटर्न भरना चाहिए आपको। 5 लाख के नीचे इनकम है और 2.5 लाख के ऊपर है तो टैक्स नहीं पड़ता, लेकिन रिटर्न फाइल करना पड़ता है आपको, जीरो टैक्स। बट इंडिया में कैसा है कि कोई फाइल ही नहीं करता जनरली, अनलेस देयर इज टीडीएस। तो 5 लाख के नीचे इनकम वाला रिटर्न फाइल होगा इफ देयर इज टीडीएस, अदरवाइज कोई फाइल नहीं करता जनरली। और 5 लाख के ऊपर का जो इनकम है वो रिटर्न फाइल करता है, लेकिन अगर न्यू टैक्स रिजिम लेता है तो 7 लाख तक इनकम नहीं है। तो आप अगर प्रॉपरली प्लान करते हो इनकम को तो 7-8 लाख इनकम तक आप जीरो टैक्स भी पे कर सकते हो प्रैक्टिकली। तो पॉइंट में यह था कि टैक्स बडी जो हमने लॉन्च किया तो उसमें तो 3.8 करोड़ वाज द टैक्स फाइलर नंबर, वो अभी 8 करोड़ तक गया। अभी इंडिया में आप देखेंगे तो जो नॉन यूजर्स विथ इनकम अदर देन सैलरी, दैट नंबर इज मोर देन 4 करोड़। तो 4 करोड़ टैक्स पे फाइलर्स इंडिया में ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट 50% कि जिनको इनकम अदर देन सैलरी है, सैलरी है नहीं है डिफरेंट थिंग, बट उनको इनकम अदर देन सैलरी है, उनको बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, या फिर प्रोफेशनल इनकम है, एनीथिंग। तो ये जो 4 करोड़ है ये 8 करोड़ में से भी कोर टारगेटेड मार्केट है टैक्स बडी का। तो इन लोगों को सैलरी छोड़ के एनी अदर इनकम है, एंड ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। टैक्स इकोसिस्टम जो है इंडिया की, टैक्स कंसल्टेंसी, टैक्स एडवाइजरी इकोसिस्टम, वो सेम है, वो बढ़ नहीं रही। और उसमें आप किसी कंसल्टेंट के पूछेंगे, वो अब बात करोगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज होगी, उनका बर्डन, कंप्लायंस बर्डन बहुत बढ़ रहा है। उनका 80% टाइम 20% क्लाइंट पे जाता है, बैंडविड्थ कम है। तो ये जो नया यूज़र बेस बढ़ रहा है तो इसको ये कहाँ जाएगा? तो टैक्स बडी में हमने ये डिफरेंट अप्रोच यूज़ किया जो किसी ने यूज़ नहीं किया। कि हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने 90% वर्क टेक्नोलॉजी से होगा, और अंत में सिर्फ जो एक्सपर्ट है वो एक बार सिर्फ देखेगा। तो इससे क्या होता है, 2 चीज़ें हो जाती है। पहली चीज़ जो है कि यूज़र को ना एक कॉन्फिडेंस आता है कि एक्सपर्ट वेरीफाई कर रहा है, तो एक मैं हूं ना टाइप फीलिंग होता है ना,
वो सम एक्सपर्ट हैज सीन इट, एक कंफर्ट आ जाता है, क्योंकि एक टैक्सेशन का डर तो है सबके मन में, इसलिए एक पहला वो बेनिफिट होता है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि कुछ भी हो, अगर थोड़ा 19-20 होता है टैक्सेशन में तो उसके रिपरकेशंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर एक्सपर्ट है, 90% वर्क हो रहा है, तो उसको सिर्फ उसका ही काम देखना है। मतलब एक्सपर्ट मतलब सीए देख रहा है, एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट अप्रूव कर रहा है। सीए तो मैं सर इसको और सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, और सिंपलीफाई करते हैं। मान लो सर कि मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी 26-27 साल उम्र है और मेरी जो सैलरी है 15 लाख की सैलरी है, 15 लाख कमा रहा हूँ, सो मेरे टैक्स स्लैब में तो आ गया। तो आज मैं 15 लाख दे रहा हूँ, आज मेरी जो इनकम टैक्स फाइलिंग है वो मेरा कोई नॉन का वो सीए है, वो सीए फाइल कर रहा है, जो डेट आती है वो मंगाता कर देता है। अब मैं जाना चाहता हूँ टैक्स बडी। अब मुझे अब वैसे गाइड करो कि अगर मैं 15 लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मैं आपके पास क्यों आऊँगा? मतलब अगर जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी इनकम टैक्स फाइलिंग कर रहा है, तो अगर मैं उसके पास ना जाके आपके पास आऊँ तो क्या बेनिफिट होगा? अभी जब आप 15 लाख का इनकम कमा रहे हो और एक छोटा सा बिजनेस या कुछ आप कर रहे हो, जब आप टैक्स बडी के पास आते हो तो जनरली आपको एक तो पहली चीज़ है कि जो आपका कंप्लीट टैक्सेशन का जो काम है वो ईयर द राउंड चलता रहेगा। ओके। अदरवाइज आप किसी कंसल्टेंट के या किसी के पास जाते हो तो वो साल में एक बार चीज़ होता है, साल में एक बार चीज़ होता है। तो हमारे यहाँ में भी कंसल्टेंट, वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 2000 कंसल्टेंट ऑनबोर्डेड ऑन अस। 2000 सीएज ना, CS चार्टर्ड practicing all over अकाउंटेंट्स, India 2000 सीएज हो गए ना। या सिर्फ उसको यहाँ पे टैक्स बडी में आने के बाद बेनिफिट ये होगा कि टैक्स बडी में उसको जो पैकेज मिलता है वो पैकेज कंप्लीट पैकेज होता है कि अगर वो टैक्स बडी में आके फाइलिंग करता है और उसके बाद उसको कोई नोटिस आता है, क्वेरी आता है, कुछ भी आता है, तो उसका विदाउट एनी चार्ज कंप्लीट रिजोल्यूशन की जिम्मेदारी टैक्स बडी लेता है। ऐसा कोई भी नहीं करता ना, कंप्लीट। ओके, सो आई विल कम टू दैट, बट अभी सर मेरे को 15 लाख की सैलरी है, मेरा कितना टैक्स होता है वैसे, कितना क्या स्लैब हुआ? 15 लाख की सैलरी है 20% तो हुआ ना सर? 15 लाख के आगे 30% पे जाएगा, 15 लाख तक 20%। सो अगर 15 लाख की है सैलरी तो मतलब अगर 20% लगाता हूँ तो 3 लाख सैलरी, 3 लाख टैक्स हो गया। तो अगर इनकम टैक्स, सो मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके मैं टैक्स फाइल कर सकता हूँ, करेक्ट? मतलब इनकम टैक्स भर सकता हूँ, वो कैसे होगा? 3 चीज़ें, आप टैक्स फाइल कर सकते हो, टैक्स फाइल करते वक्त आप टैक्स सेव भी कर सकते हो। ओके। फाइलिंग से इम्पोर्टेंट है सेविंग, तो टैक्स सेव भी कर सकते हो। और तीसरा, फाइलिंग के बाद का जो कंप्लायंस है उसकी गारंटी भी टैक्स बडी लेता है। ओके। तो ये तीनों चीज़ें होता है। बट सो मतलब बेसिकली सर जो उसके पीछे, जैसे आपने बोला 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो आपका जो कॉम्पिटिटर है, मैं समझना चाह रहा हूँ टैक्स बडी का, सो बेसिकली जो हम सीए के जाते हैं, जो वो लेते हैं पैसे 10,000 15,000 फाइलिंग के लिए, तो वो आपके पास आ सकते हैं वही काम करने के लिए। मतलब वो कैसे, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हाउ विल इट हैपन? कैसा होता है कि यूज़र जब टैक्स बडी के पास आता है तो प्रैक्टिकली टैक्स बडी के डेटा इंटीग्रेट होता है, और डेटा इंटीग्रेशन होने के बाद उसका पूरा एनालिसिस ऑटोमेटिक AI बेस्ड जनरेशन से एक लेवल तक हो जाता है, कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद एक्सपर्ट पिच इन होता है, एक्सपर्ट चेकआउट करता है। डिफरेंस ये होता है फिजिकल, आप जो बोल रहे हैं उसमें और इसमें, आप जो केस बोल रहे हैं उसमें क्या होता है, यूज़र को उस एडवाइज़र के साथ मीटिंग शेड्यूल करना पड़ता है, उसके साथ बैठना पड़ता है। यहाँ कुछ वो बोलता है बैंक स्टेटमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो वेरीफाई करेगा, वो बोलेगा ये नहीं, ये लेके आओ। यहाँ पे उनका एक दूसरे के साथ बात ही नहीं होता। तो क्या होगा सर इसमें? तो इसमें बेनिफिट ये होता है, अगर आप यूज़र है और मैं एडवाइज़र हूँ, आप जब टैक्स बडी पे साइन अप करते हो और जब आपका डेटा एक्सेस टैक्स बडी रिट्रीव करता है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, वो चीज़ें अपने आप हो जाती है। 1-2 चीज़ों में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको कम्युनिकेट किया जाता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देना है और सब काम ऑटोमेटिक होके आपके पास एंड रिजल्ट आ जाएगा। एंड रिजल्ट क्या, मतलब एंड टैक्स फाइल हो रिजल्ट जाएगा? 2 है एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट ये है कि योर टैक्स सेविंग, फाइलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आप सेव कर सकते हैं? टैक्स सेविंग। ओके। क्योंकि आप अगर 15 लाख के इनकम पे अगर आप 30,000 या 40,000 टैक्स सेव करते हो तो बड़ी बात है ना। टैक्स सेव करते हो, यहाँ पे हम सेविंग की बात कर रहे हैं, नॉट इवेजन। इवेजन तो क्राइम है ना, इवेजन तो क्राइम हो गया ना। इवेजन तो क्राइम है, इट इज सेविंग। प्लानिंग इज विद इन द 4 corners of law. Correct. When you are crossing the law, then it is evasion. Okay. तो this is the planning. तो टैक्स बडी में आने के बाद सबसे बेनिफिट ये होता है कि यूज़र का एक्टिव टाइम बचता है। ओके, सो सर मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि
26 साल का लड़की है, 15 लाख कमा रही है, taxbuddy.com पे जाती है तो taxbuddy वो रजिस्टर करते हैं। अब क्या फीस क्या है प्लेटफॉर्म की? हाउ मच डू यू चार्ज? ऑलमोस्ट 1000 to 7500 विद इन दैट रेंज. कैसे? वाई If it is ब्रैकेट a क्यों? professional, then it is 1500. अच्छा, If ओके। it is a 1500 रुपये अगर मतलब, सो इस 1500. बंदे को कितना होगा जो 26 साल की लड़की जो 15 लाख कमा रही है, इसको 1500 उसका रुपये फक्त ओनली सैलरी इनकम, बाकी कुछ नहीं. सैलरी इनकम ना? Only हाँ, salary सिर्फ इनकम टैक्स फाइल करना उसने, और सैलरी कैपिटल एंड शेयर वेयर कुछ नहीं करना. कुछ नहीं करना अभी, सिर्फ कुछ नहीं करते. हाँ, उसको सिर्फ 500 रुपये पड़ेगा. 500 रुपीज़। और वैसे कितना है? वैसे सीएस कितना लेते हैं? देखिए वो उनके 2000 3000 हजार से Okay. ज़्यादा तो होता ही है. Okay. बट अपने यहाँ पे 500 रुपीज़. 500। सो आपने 500 रुपीज़ उसने दिया, प्लेटफॉर्म ने 3-4 डॉक्यूमेंट्स मांगे, कुछ तो मांगेंगे ना, तो उन्होंने अपलोड किए डॉक्यूमेंट। मेरे को आप करेक्ट करना अगर मैं कहीं गलत, मान लो 3-4 चीज़ मांगी, सैलरी स्लिप्स मांगी, जो भी चीज़ें मांगी उस पर अपलोड कर दिया। अपलोड जो भी पैन कार्ड वगैरह जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं अपलोड किया, आधा घंटा में अपलोड करके बाहर आ गए, राइट? उसके बाद स्टेप 2 क्या होता है फिर? अपलोड आपका कर दिए. अपलोड होने के बाद वो पूरा प्रोसेसिंग होता है. विद इन 10 मिनट्स उसको अगर उसका सब सही है तो उसको उसका एक Approval आ जाता है। समरी जाता है कि आप इतना टैक्स ऑलरेडी आपने सेव किया है बिकॉज ऑफ टैक्स बडी, राइट, और इतना टैक्स आ रहा है या फिर इतना रिफंड आ रहा है, तो आप ये अप्रूव करो तो वी कैन प्रोसीड विद द फाइलिंग. ऐसा आता है. अदरवाइज क्या हो जाता है, अगर उसमें और कुछ इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है या कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो एक्सपर्ट उसको 2 मैसेज भेजेगा कि आपका ये डिटेल्स एक्स्ट्रा लगेगा टू वेरीफाई दिस एंड टू कंप्यूट दिस. तो ये उसको दिया जाएगा. फिर वो यूज़र वो इन्फॉर्मेशन देगा. उसके बाद फिर ऑटोमेटिक इंजन वर्क करेगा, जो आपका एल्गोरिदम है वो वर्क करेगा और उसको फाइनल वर्किंग देगा अप्रूवल के लिए. वंस वो अप्रूव करता है फिर एल्गोरिदम विल वर्क. तो ह्यूमन इंटरफेरेंस 1 या 2 चीज़ों, मतलब ऐसा है, यूज़र आता है और उसका कंप्लीट कंप्लायंस यहाँ ऑटोमेटिक स्टार्ट है. बीच में कहीं पे कुछ दिक्कत आया और ह्यूमन इंटरफेरेंस रिक्वायर्ड है, एक्सपर्ट आ गया, एक्सपर्ट ने वो चीज़ किया, फिर एल्गोरिदम स्टार्टेड, फिर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी तो एक्सपर्ट आया, फिर एल्गोरिदम चार्टेड एंड कंप्लीटेड. फिर ना Like that. सो स्टेप 1 हो गया, उसने डॉक्यूमेंट दे दिए, एल्गोरिदम ने करके. स्टेप 2 इज दैट टैक्स बडी के पीछे एल्गोरिदम है प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट है. आपने बोला 2000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो उसको वेरीफाई कर रहे हैं. तो जो स्टेप 2 बेसिकली है, या तो वो बोलेगा मेरे को और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लड़की और इन्फॉर्मेशन देगी, और जो स्टेप 2 ये है कि बेसिकली वो फिर रिपोर्ट देता है कि 15 लाख में से आपने 3.5 लाख टैक्स भरना था, बट हमने ये सेविंग के ऑप्शन आपको दिए हैं, इतना आप सेव कर सकते हो विद इन दैट परमिटेशन. आप उसको ओके करते हो. स्टेप 3 क्या होगा? जैसे आप ओके करोगे तो वो ऑटोमेटिकली टैक्स फाइल कर देगा. ऑटोमेटिक फाइलिंग होगा. अच्छा, फाइल कर देगा पोर्टल पे, मतलब जो नहीं, अपना वी आर ई रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी विद इनकम टैक्स. ओके, हमें सेपरेट सर्वर एक्सेस होता है, तो अपने आप फाइल हो जाएगा. नाइस, वो अपने आप फाइल हो जाएगा. अपने फाइल हो जाएगा. फाइल होने के बाद उसका ई वेरिफिकेशन टैक्स बडी के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद उसका प्लानिंग टैक्स बडी के थ्रू कंप्लीट किया जाएगा, करंट ईयर का उसका टैक्स प्लानिंग, सो दैट करंट ईयर में भी वो एडवांस में प्लानिंग करे. और अगर कोई नोटिस बिटिस आता है अनफॉर्चुनेटली तो उसका भी टैक्स बडी विल टेक केयर ऑल दिस चीजें. आई कम टू दैट. कंप्लायंस मैंने सेपरेट. मेरा एक और क्वेश्चन है, जो सीएज हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पे, आप तो उनके कॉम्पिटिटर हुए ना? अगर आप देखो जो चार्टेड अकाउंट 2000 चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं वो टैक्स बडी का प्लेटफॉर्म लिया हुआ है. जैसे इट हैपन्स एवरीवेयर ऑल्सो, जैसे करियाने की दुकान अमेजोन को भी बेच रही है, राइट? बट उनको क्या मोटिवेशन है आपके प्लेटफॉर्म? इज इट जस्ट मनी, एक्स्ट्रा मनी? उनको बिजनेस मिलता है ना. देखिए इंडिया में ऐसा है ना, लॉप साइडेड चीज़ें हैं. आप देखेंगे तो वेस्ट एंड साउथ इंडिया में बहुत बिजनेस है, करेक्ट, राइट. बट नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया में बहुत टैलेंट है जिनको काम चाहिए. आप बड़ौदा में जाइए, सूरत में जाइए, मुंबई में जाइए, नासिक में जाइए, मदुरई में जाइए, यहाँ पे आपको काम करने वाले लोग कम मिलेंगे क्योंकि वहाँ काम बहुत है उनको. लेकिन आप जयपुर में जाइए या कटक में जाइए, कलकत्ता में जाइए, जयपुर में जाइए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल. हाँ, तो पंजाब के बारे में आई डोंट नो पर से, बट राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश, यहाँ पे प्रोफेशनल्स बहुत अवेलेबल है कि जिनको काम चाहिए. तो हमारे यहाँ प्रोफेशनल आते हैं. वी हैव वेरी गुड नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स जो 4-4 लाख 5-5 लाख कमाते हैं टैक्स बडी से. टैक्स बडी से.
ओके 4-4 लाख 5-5 लाख 10-10 लाख कमाए हैं लोगों ने। सो सर आप बताना चाहते हो कैसे कमा सकते हैं पैसे, लेकिन बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, आपके दो कस्टमर्स हो गए ना सर एक तरीके से। एक तो हुआ हम लोग, है ना, हम लोग या बिजनेसेस या जितना जो यंग पॉपुलेशन, आपकी जो टैक्स बडी की मेजर बेट ये है कि आज 8 करोड़ बंदे फाइल कर रहे हैं, है ना, ये 15 करोड़ होगा क्योंकि जैसे ही लोग 5 लाख 7 साल से निकलेंगे ना, आजकल यूथ तो कहता है मेरे को ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो उसको टैक्स फाइल करना पड़ेगा। सो जो मैं समझ रहा हूँ आपकी बिजनेस की जो बेट है वो ये है कि आज सिर्फ 8 करोड़ है, आज से 7-8 साल पहले तो सिर्फ 3-3.5 करोड़ था, 7 करोड़ है, 5 साल के बाद ये शायद 20 करोड़ होगा। सही बात। राइट, तो वो जो 14 करोड़ लोग कहीं तो जाएंगे ना सीएस के पास, तो आप वो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो, मुझे वो समझ आ गया। मुझे ये भी समझ आ गया कि अगर आज एक लेट से 25 साल की लड़की है, 15 लाख सैलरी है, उसका भी क्लियर हो गया। राइट, अब मुझे जो थर्ड पार्ट ये भी क्लियर हो गया कि जो चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं उनको काम मिल रहा है, बट क्या आप ये बता सकते हो कि चार्टेड अकाउंटेंट्स कैसे पैसे कमा रहे हैं उसमें से, मतलब इज टैक्स बडी पेइंग देम? तो क्या होता है, जो टैक्स चार्टर अकाउंटेंट एंड टैक्स कंसल्टेंट जो भी है, जो टैक्स बडी के साथ थ्रू प्रोसेस पार्टनर हो जाते हैं, वो पार्टनर होने के बाद ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो एक्सपर्ट ह्यूमन इंटरफेरेंस कर रहा है ना, हमने जो एग्जांपल दिया, तो दैट एक्सपर्ट इज अ पार्टनर कंसल्टेंट। तो ये एक्सपर्ट का भी काम एकदम लिमिटेड सेट आउट होता है। तो उसका भी जो रूटीन काम है वो करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी एल्गोरिथम नॉलेज रिक्वायर्ड है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड रिक्वायर्ड है, वही काम करना है। तो ये जो प्रैक्टिसिंग टैक्स कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो टैक्स बडी के ऑफिशियली पार्टनर बनते हैं। प्रोसेस है अपना ड्यू डिलीजेंस, और वो आपके वेंडर्स हो गए ना सर? वो आपके वेंडर सप्लायर्स है ना आपके, वो करेक्ट। तो और कितना पैसा कमा लेते हैं सर वो? अराउंड उनको हमारा जो इनवाइस वैल्यू है उसका पर एक के ग्रेडेशन के हिसाब से सर्टन पोर्शन हम उनको। मतलब आपके 2000 सीएस में आपको पता है कि मैक्सिमम कौन क्या कमाता है मैक्सिमम? बिकॉज दैट विल ऑल्सो सर, लॉट ऑफ यंग सीएस आर ऑल्सो वॉचिंग दिस, राइट? दैट विल ऑल्सो मोटिवेट देम टू कम योर प्लेटफॉर्म टू हेल्प। फ्यू पार्टनर्स हु आर अर्निंग मोर देन 10 लाख आल्सो। 10 लाख व्हाट पर एनम? एंड वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं? उनका तो जो चल रहा है टैक्स बडी के थ्रू, सिर्फ टैक्स बडी के 10 लाख रुपए कमा पा रहे हैं। उसमें ग्रेडेशन होता है, आपका सर्विस अच्छा होना चाहिए, आपके कस्टमर शुड बी हैप्पी विद दैट। प्रैक्टिकली इट वर्क्स लाइक दैट। यूजर इज practically assigned to that charter accountant. Tax body as a platform is just media. Medium. It's just media. It's just media. Ultimately, final advice per se is given by that partner only. बट उसकी लाइबिलिटी है सर कि आपकी लाइबिलिटी है अगर गलत एडवाइस होगी? पार्टनर की लाइबिलिटी। अच्छा, सो दे आर लाइबल इफ दे गिव अ रॉन्ग एडवाइस, सो दे आर लाइबल? दे आर, बिकॉज अल्टीमेटली द फाइनल ओके उनसे ही आता है ना। तो पार्टनर, कस्टमर इज पार्टनर्स प्राइवेट डोमेन, टैक्स बडी इज जस्ट प्लेटफॉर्म। इंटरेस्टिंग। आपके 3 स्टेक होल्डर्स हैं, एक तो आपका कंसल्टेंट्स हो गए जो टैक्स के सीएस हो गए, दूसरा आपका प्लेटफॉर्म है जो आपने टेक प्लेटफॉर्म बनाया, थर्ड हम लोग हैं, हम लोग बिजनेसेस जितने भी लोग हैं। मुझे सेकंड चीज़ बताओ कि ये आपको जो टेक्नोलॉजी बनाया प्लेटफॉर्म कितना टाइम, बिकॉज नाउ यूर अ टेक एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आप टेक एंटरप्रेन्योर हो, इतना चल रहा है ना इतने आज के टाइम पे, तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा? देख, एंड आपका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी नहीं है। 2018 में स्टार्ट किया बनाने में, और क्या इन दिस प्रोसेस ना ऑर्गेनिकली लोग जुड़ते गए। मेरे जो को फाउंडर्स हैं जो टेक बैकग्राउंड के हैं वो ऑर्गेनिकली आ गए, ज्वाइन हो गए, और उसके कारण धीरे धीरे वो टेक स्टैक जो है ना टैक्स बडी का बढ़ता गया। एज ऑन टुडे ऑलमोस्ट 28 फुल टाइम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर वर्किंग। और आपके कितने को फाउंडर्स हैं? अराउंड 5 को फाउंडर्स हैं। तो आप एंड यू आर दी फाउंडर सीईओ, आप फाउंडर सीईओ, एंड बाकी जो 4 और हैं वो सारे टेक के लोग हैं? हाँ, ऑलमोस्ट 3 उसमें से टेक के हैं, पूरे टेक के, जो विच आर बिल्डिंग, पूरे इंजीनियर्स, फुल इंजीनियर्स। एंड हाउ डिड यू, बिकॉज बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स जो देख रहे हैं उनको सिलेक्शन ऑफ को फाउंडर, गेटिंग ऑन बोर्ड, वो कैसे था? मतलब इट वाज जस्ट ऑर्गेनिक? कि ऐसा सर्च करके जो को फाउंडर लाते हैं ना तो वो केमिस्ट्री बनना मुश्किल हो जाता है। जो ऑर्गेनिक, मैं बोलता हूँ जो ऑर्गेनिकली होता है ना वो सही होता है। मतलब लव स्टोरी बेसिकली, लव मैरिज, नॉट अरेंज मैरिज। एंड सर आजकल ये भी ट्रेंड है कि वो जो लॉस मेकिंग यूनिकॉर्न, प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न, तो मुझे कुछ आप शेयर कर सकते हो कि आर देयर प्राइवेट इन्वेस्टर्स ऑल्सो? बिकॉज मैंने अभी तक तो ये टैक्स बडी के अलावा कुछ सुना नहीं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है, बट आर देयर इन्वेस्टर्स आउटसाइड वेंचर कैपिटलिस्ट हैं कि इट इज ऑल owned by you right now? Many family offices and they've invested. They are invested. Okay. And point is that see, loss making ventures, technology ventures के बारे में ना is a new to India. So
इंडिया में ट्रेडिशनली एक टिपिकल जो वर्जन है बिजनेस का वो है विक्री वजा खर्च बरोबर नफा. दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल. टेक वेंचर्स में क्या होता है कि इसमें आपको टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है. यूजर एक्विजिशन इज नॉट इजी, बहुत महंगी है. कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग अ कस्टमर इज वेरी, कॉस्ट ऑफ रिटेनिंग कस्टमर इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट. करेक्ट. तो बट एट द सेम टाइम उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होता है, मतलब कंपाउंड होगा. कंपाउंड जैसे जोमेटो के साथ हुआ है, जैसा जोमेटो के साथ हो रहा है. अभी टैक्स बडी में आपके 1 लाख यूज़र है या 3 लाख यूज़र है या 10 लाख यूज़र है, आपको इंजीनियर बढ़ाने नहीं है, आपको ऑपरेटिंग का स्टाफ बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं है. वही रिसोर्सेज पे सब चलने वाला है. इसी कारण टेक्नोलॉजी वेंचर्स वैल्यू क्रिएट करते हैं, वैल्यू क्रिएशन, क्योंकि वो असेट लाइट होते हैं. तो ये एडवांटेज है टेक वेंचर्स में. और लॉस मेकिंग में ऐसा है कि सबसे इंस्टेड ऑफ वेदर वेंचर इज प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वेदर यूनिट इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव. तो आपकी पॉजिटिव है? यस, डे वन से. टैक्स बडी में डे वन से नहीं बोल सकता मैं, डे वन से नहीं. तो कब से पॉजिटिव है यूनिट? 2023 से. बिगेस्ट कॉम्पिटिटर कौन है? कोई कर रहा है इंडिया में ये टैक्स बडी के? नहीं, टैक्स बडी पे एक्सपर्ट असिस्टेड. आर यू द ओनली वन? टेक्नोलॉजी टेक इनेबल्ड एक्सपर्ट असिस्टेड प्लेटफॉर्म टैक्स बडी इज ओनली वन. और कोई नहीं कर रहा है इंडिया में. DIY प्लेटफॉर्म बहुत है, बट जो आप कर रहे हो वो नहीं कर रहे. हम जो कर रहे हैं एक्सपर्ट असिस्टेड टेक इनेबल्ड एक्सपर्ट असिस्टेड कंप्लायंस, जो हमने एक नीश पकड़ा है, वो कोई नहीं कर रहा. तो और ये चीज़ है कि ये चीज़ आई बिलीव कि इंडिया में ये चीज़ बहुत है, क्योंकि इंडिया में ना टैक्सेशन में ना एक अंदर थोड़ा सा एक डर होता है. डर ये कि अभी मुझे भी कोई टैक्स, इनकम टैक्स का कोई लेटर आता है, मेल आता है, तो बीइंग IRS आल्सो लिटिल अनकम्फर्ट तो हो ही जाता है ना सबको, कोई भी आता है. तो इसलिए एक्सपर्ट असिस्टेड कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड. और वो स्केलेबल करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी लिवरेज करना है, एंड वी आर यूजिंग दैट. प्लान्स फॉर एनी फंड रेज वगैरह अभी एज ऑन टुडे हमने लास्ट ईयर ही हमने राइट्स इशू किया था, ऑलमोस्ट 16 करोड़ का. तो एज ऑन टुडे वी आर फुल्ली कैपिटलाइज. तो अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल बी पैट लेवल प्रॉफिटेबल. नेक्स्ट 25-26. तो सर आप बताओ ना कि कब ये यूनिकॉर्न बन रहा है, कब IPO, और हम भी इसमें इन्वेस्ट करेंगे. लाइक मतलब आप विजुलाइज करते हो कि ये टैक्स बडी कब यूनिकॉर्न बन जाएगा? तो अभी ऐसा है कि ये यूनिकॉर्न बनना न बनना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि इट शुड बिकम प्रॉफिटेबल. और प्रॉफिटेबल बनने के बाद अगर 25-30% CAGR भी मेंटेन करते तो बहुत है. मैसिव है सर. मार्केट ही हर साल कितने लोग टैक्स दूसरा क्या है, यंग कंट्री है, उसमें ये हो रहा है ना, मैं ये देख रहा हूँ, इसमें अपसेलिंग होता है. ट्रस्ट बहुत बड़ा है. एंड देन यू कैन कंसोलिडेट लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आल्सो. बट मुझे तो सर, मैं क्यों ये बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे ऐसे लगता है सर कि जो ज़ीरोधा के साथ हुआ है, इफ़ यू सी बूटस्ट्रैप्ड कंपनी, 12-13 साल, आज सारे लोग जानते हैं, राइट? बट वो कितने सालों से कर रहे हैं. बट सर मुझे ऑनेस्टली ये लगता है, विद योर बैकग्राउंड, विद योर फोकस ऑन एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशंस, प्योर ऑपरेशंस, एंड पैट इज़ पॉजिटिव, मुझे लगता है सर टैक्स बडी द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इट हैज़. जैसे ज़ीरोधा भी तो वही अपॉर्चुनिटी गेम ही खेल रहा है ना, डीमैट वाली. हम भी तो यही खेल रहे हैं. हम बोले डीमैट जिसका कोई टैक्स तो भरना ही पड़ेगा ना उसको. आई फील सर इट्स गोइंग टू बी अ मैसिव अपॉर्चुनिटी. एंड आपका जितना फोकस है सर, एक चीज़ उन्हें और पूछनी है कि मेरा फेवरेट एक्टर है राजकुमार राव है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स. उसको आप ब्रांड एम्बेसडर लेके आए हो टैक्स बडी में, तो इसकी क्या कहानी है सर? वाई राजकुमार राव? हम ब्रांड एम्बेसडर लाना है, हमने डिसाइड किया हमारी टीम ने. एंड आई ऑलवेज बिलीव कि एस्पिरेशनल ब्रांड शुड हैव ब्रांड एम्बेसडर, बिकॉज it carries we need a shoulder to carry trust, right? तो हम ये सोच रहे थे कि किसको ब्रांड एम्बेसडर लाए. तो राजकुमार राव कैसा है कि इज लाइक अ बॉय नेक्स्ट डोर, मतलब एवरीबडी कैन रिलेट विद, ट्रस्ट कर सकते हो उसको. एक तो रिलेट, दूसरा ही कैरीज ट्रस्ट. उसके सारे रोल देखिए आप, न्यूटन से लेके या कोई भी रोल देखिए, तो एक सीधा साधा बंदा है, उसके वो और ट्रस्ट वर्दी है, रिलायबल है. उसके रोल कभी भी अदरवाइज नहीं होते. एक तो आप रिलेट कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं. और दूसरा है कि वो एस्पिरेशनल है, एंड आल्सो ए राइजिंग ग्राफ है. एकदम टैक्स बडी की तरह ही हो गया, एकदम राइजिंग ग्राफ पे है. तो इस प्रकार से हम सोच रहे थे कि ये राजकुमार राव अपने लिए बहुत सही रहेंगे. तो हमने ट्राई किया, ही एग्रीड. एंड कैसा इंसान है सर जब मिले आप? उनके साथ मेरा उनके साथ वीडियो, हमारा एक जूम पे मीटिंग हुआ. तो मतलब इट्स सच ए हम्बल गाय.
सच हम्बल गाय कि हमने एक किस इंसिडेंट बताता हूँ. हमारा एक ऐड है उसमें कि बारात वाला एक ऐड है हमारा. मैं देखा बारात वाला. Yeah. तो बारात वाले ऐड में ना हमारा जो स्क्रिप्ट बनाया था वो स्क्रिप्ट ऐसा था कि वो राजकुमार राव बारात चल रही है और राजकुमार कोई भी पैसा नहीं दे रहा क्योंकि वो पैसा बचा रहा है ऐसा, और राजकुमार राव आता है और ऐसा पैसा ऐसा कर रहा है बैंड वालों के ऊपर ही. तो ऐसा स्क्रिप्ट था. तो राजकुमार राव सच अ सेंसिबल पर्सन, ही गिव ओनली वन सजेशन. ही सेड दैट कि यार ये जो पैसा ऐसा कर रहा है ना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता. मनी इट्स अल्टीमेटली लक्ष्मी ना पैसा. तो मैं एक चेंज हम कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ पैसा मनी थ्रोइंग, मैं पैसा निकाल के दे बांटने जैसा दिखाएंगे. ये बहुत सेंसिबल सजेशन था. दूसरा, शूट के वक्त ना हमारी टीम हर एक सीन में सजेशन दे रही थी, नहीं ये ठीक नहीं, और एक बार. और सच अ बिग पेशेंस ही हैज, और इतना बड़ा ही इज अ बिग स्टार. और मैंने भी हमारी टीम को बोला बाद में, पता लगा अरे आप क्यों इतना कर रहे थे, अपने को क्या, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट. तो हमारी भी टीम बोल रही थी नहीं सुजीत जब तक परफेक्ट नहीं हम क्यों एग्री करें. बोला ठीक है, लेकिन ही वाज सच अ बिग पेशेंस. ही वाज पेशेंटली टेकिंग रीटेक एंड वर्किंग ऑन दैट. एंड लास्टली कि टाइमिंग बहुत सही रहा. हमने एक हॉरर का हमने एक ऐड बनाया और उसको इंस्टा पे टैग्स बडी पे हमने पब्लिश किया और इसने टैग किया था, राजकुमार राव को भी टैग किया था हमने. तो वो एकदम वायरल गया और सब लोगों को स्त्री 2 का ट्रेलर लगा हुआ. स्त्री 2 ट्रेलर लॉन्च नहीं हुआ था, बट हमारी ऐड ही पीपल परसीव्ड इट एज अ स्त्री 2 ट्रेलर. पाजी मैंने शुरुआत में बात बोली थी दैट ये एक पॉडकास्ट नहीं है, ये 3 पॉडकास्ट हैं एक ही पर्सन में, क्योंकि आपने इस लास्ट 20 ईयर्स 20-25 साल में यू वोर अ हैट ऑफ अ UPSC एस्पेरेंट, then clearing UPSC in first attempt, then serving the government of India for 12-13 years, and then having the courage to leave it all जब आप top पे हो and start a business which you don't know whether it be successful or not, and now being one of the leaders in the in what you do. So मैं बाजी आपको शुरू में बोली थी बात कि ये जो पॉडकास्ट है ये मल्टीपल लोगों के लिए है, मल्टीपल लोगों तक पहुंचेगा. और ये पॉडकास्ट मुझे आपसे बात करके ऐसे लगता है करेज पे पॉडकास्ट, ये वीरता पे पॉडकास्ट है. ये करेज पे इसलिए बिकॉज एक करेज नहीं आती सर, लोगों को ज़िंदगी निकाल देते हैं कि उनको पसंद नहीं आ रहा होता, बट टू लीव इट व्हेन यू आर एट द टॉप एंड टू लीव अ सिविल सर्विसेज राइट एंड देन स्टार्टिंग अ बिजनेस. सो इट इज़ one person within 3 hats that you wore. But thank you Baji, thank you. It was a pleasure talking to you and I hope लोगों तक पहुँचे, लोग सीखें आपकी जर्नी से, और I wish more and more success for Tax Buddy. थैंक यू वेरी मच. मेरा तो पर्पस था आई कैन मीट यू, आई कैन सी यू और गप्पे मार सके. Thank you Baji, that was the intent and we wish you all the very best. Thank you.